तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर एक्ट तक, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक सारी चीजें पढ़ी। आज हम बात करेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिशर्स, कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, कहां से हुआ, किस तरह से पूरा उसका शुरुआत हुई पूरा। तो यहां हम लोग कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, पुलिस, सिविल सर्विसेज, जुडिशियल। तो तीन चीज पे ध्यान देंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसने किस तरह से काम किया, ठीक है, वुमेन एजुकेशन को लेके, या जो भी सोशल इवल जो हमारे सोसाइटी के अंदर प्रिवलेंट थी उनको दूर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखते हैं कि उनको चाबी कहां से मिली एडमिनिस्ट्रेशन करने की। तो वो समझते हैं कि ये लोग अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाते थे, जिसको फैक्ट्रीज बोलते थे। उन फैक्ट्रीज के ऊपर पर जो फिटोरीज, ठीक है, ये ट्रेडिंग सेंटर या फिटोरीज, या फिटोरीज का मतलब यही है। इनका जो हेड होता था फैक्टर बोलते थे, पता ही आपको। रन बाय द कंपनी सर्वेंट। मेन फैक्ट्री हेड जो होता था वो गवर्नर होता था। बाद में यही फैक्ट्रीज बन गई प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंसी बन गई। जैसे हमने देखा होगा बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। अब ध्यान से अगर लोकेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये सब ट्रेडिंग पोस्ट है, मेन ट्रेडिंग पोस्ट है, और यही बाद में इनकी प्रेसिडेंसी बन गई। क्योंकि इनिशियली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका काम सिर्फ ट्रेड करना था, उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने जो भी प्रेसिडेंसी तैयार करी। अब कहां से पावर मिलना स्टार्ट हुआ देखते हैं। 1698 के अंदर सुल्तानाती कालीकट्टा गोविंदपुरा, अजीमुल शाह, है ना, शहनदौनी, ये नाम बता रहा हूँ, जमींदार अजीमुल शाह। तो भाई साहब ने कहा ले जाओ, 1200 रुपए के बदले में ये दे दिया। वो लिखा नहीं, मैंने पहले बात कर चुकी बार। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद 24 परगना मिल जाते हैं मीर जाफर से। 1760 के बाद मीर कासिम इसको मिदनापुर, चिटगांव और एमसीबी याद करो, तीनों की जमींदारी दे देता है। तो ये है फिटोरीज, जो पुर्तगीज के लिए इस्तेमाल होता था। हम जब बात कर रहे हैं फैक्ट्रीज लिखा हुआ है ना, तो फिटोरीज जो है ये पुर्तगीज ट्रेडिंग पॉइंट, फैक्ट्रीज और लैंड के लिए बोला जाता था। और हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो है फैक्ट्रीज, तो सिंपल जो होती है नॉर्मल। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए, फिटोरीज पुर्तगीज से रिलेटेड। चलो, तो 1760 में जमींदारी ऑफ मिदनापुर एमसीबी जो इन्होंने किसे ली, मीर कासिम से। 1765 72 के अंदर डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया। डुअल गवर्नमेंट का पता ही आपको पूरा सिस्टम, कि आप जो किसी लेते निजामुद्दौला के थ्रू, तो ये सारा सिस्टम है। बट इंडियन ऑफिशियल्स वर अलाउड टू फंक्शन एज बिफोर, बट अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ऊपर हो गया, हाथ उनका है। इसकी वजह से क्या होगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा बंगाल का, पढ़ चुके हैं पहले भी। सो दैट मजबूरी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाना पड़ेगा वॉरेन हास्टिंग की मदद से, टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा। नोट, अंटिल 1813 तक, क्यों? 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली थी, ठीक है। और 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी किसमें डील कर रही थी, याद करो, ट्रेड के। बट 1813 के बाद उसकी जो पॉलिसी थी बदल जाएगी, ट्रेड से लैंड रेवेन्यू की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो अंटिल 1813 द ब्रिटिश इंटरेस्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन, सस्टेनिंग ब्रिटिश सुपीरियरिटी इन टर्म ऑफ द मोनोपोली। तो यही चीज थी कि उनका जो इंटरेस्ट था वो केवल यही था कि किसी भी तरह बस टैक्स, पैसा वैसा लगा, टैक्स ले लो, पैसा ले लो, जितना लूट सकते हो लूट लो। लेकिन 1813 के बाद ये मोनोपोली वगैरह चैलेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा, ड्रास्टिक चेंज इन द ब्रिटिश सोसाइटी वहां पर। नाउ ब्रिटिश इंटरेस्ट मेनली ले इन कन्वर्टिंग इंडिया इनटू, मैं बता चुका हूं दोनों के बारे में, कि इंडिया को मार्केट बनाएंगे कि भैया आप हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को खरीदो और अपना रॉ मटेरियल हमको बेचो, तो हमारी इंडस्ट्री को तहस नहस कर देंगे। ये सब ऑलरेडी बात हो चुकी है। फिस्कल कैपिटलिज्म के बारे में बात भी हो चुकी है, सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको पूरा। तो थोड़ा सा बस रिकॉल करने की कोशिश करो, चीजें लिंक करने की। तो इस वजह गिविंग द नीड फॉर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल सिस्टम। तो ये जो चीज हुई जिसमें आपको इंडिया को एक अपना ट्रेडिंग हब बनाना है, जहां पे आप अपने माल बेच सकते हो या इंडिया से रॉ मटेरियल खरीद सकते हो सस्ती रेट में और उसको यूरोप पहुंचा सकते हो, उसके लिए बीच में बंदा, मिडिल मैन चाहिए। अब हर जगह ये आप दलाल को तो उठा, ब्रोकर को ला नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करेंगे। तो सो दैट नीड फॉर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल सिस्टम की जरूरत हुई, तो इन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। क्लियर तक बात है? अब क्वेश्चन आता है, व्हाई वर द नीड अरोज टू चेंज द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द पीरियड ऑफ आफ्टर 1830। तो समझ गए, हिसाब से लिखा हुआ है कि क्यों है। इसी को थोड़ा सा बड़ा चला के एक्सप्लेन करके लिख देना, 150 वर्ड से, वैसे भी छोटा ही है। अब आइए जरा देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था पूरा। तो टोटल जो है 8 पॉइंट में डील करूंगा मैं। एक है द होम गवर्नमेंट जो लंदन से काम कर रही है, एक जो इंडिया के अंदर काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, एक फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा वाला कौन दिख रहा है साहब, एक सिविल सर्विसेज, आर्मी और पुलिस, तीनों ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ इंक्लूड कर दिया है। एक जुडिशियल सर्विसेज को अलग कर दिया है। इकोनॉमिक्स पॉलिसी अलग है, सोशल पॉलिसीज अलग है और एजुकेशन पॉलिसीज अलग है। तो जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है 8 पोर्शन में डिवाइडेड है। तो अगर आपको यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है कि राइट व्हाटएवर जो शॉर्ट नोट या फुल नोट जो भी लिखा है कि 250 वर्ड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, तो आपको इन्हीं 8 पॉइंट्स के अंदर अपनी बातें लिखनी पड़ेगी पूरी, और पर्टिकुलर पॉइंट बता ही सकता है। तो स्टार्ट करते हैं।
सो आता आइडिया इन्फ्लुएंसिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका आइडिया बेसिकली है क्या। तो द इंटेलेक्चुअल करंट कॉल्ड यूटिलिटरिज्म, इसका मतलब क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। इसका मतलब होता है द डॉक्ट्रिन दैट एक्शन आर राइट इफ दे आर यूजफुल फॉर द बेनिफिट ऑफ मेजोरिटी। तो इसका मतलब तो होता है, ये वर्ड लिखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर इनका आइडिया आएगा एडमिनिस्ट्रेशन करने का। दोबारा सुन लो, इसका मतलब क्या है, द डॉक्ट्रिन दैट एक्शन आर राइट इफ दे आर यूजफुल और फॉर द बेनिफिट ऑफ मेजोरिटी। मतलब जो भी आप कर रहे हो, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन बना भी रहे हो, कलेक्टर लेके आ रहे हो, डिस्ट्रिक्ट जज लेके आ रहे हो, वो सही होगा कब, जब वो आप बहुत बड़ी मेजर सोसाइटी के लिए कोई सही डायरेक्शन होगा, राइट एक्शन होगा। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो आगे काम आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मेन कौन कौन से थे इस करंट से जुड़े हुए, एक थे जेम्स मिल, जेरी बेनिथम, डेविड रिकार्डो एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इन चारों के नाम इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस में ये भी आ सकते हैं, ठीक है, इस करंट से जुड़े हुए। यूटिलिटेरियनिज्म, बड़ा अजीब-गरीब नाम है, जबान अटक जाती है। चलो, फिर आता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम और इसके परसेप्शंस भी देख लेते हैं। द इंडियन सोसाइटी वाज, जो इस करंट से रिलेटेड है, कि इंडियन सोसाइटी वाज बैकवर्ड, डिकाडेंट एंड डिस्पोस्टिक। इसका मतलब क्या होता है, डिकाडेंट का मतलब लिखा हुआ है मैंने, मॉरल एंड कल्चरल डिक्लाइन, ये लिखा हुआ है। और डिस्पोटिक मतलब तानाशाही या इनको ऑटोक्रेटिक टाइप के हैं। द पीपल आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ वैल्यू ऑफ द रेशनलिज्म। रेशनलिज्म का मतलब होता है ओपिनियंस एंड बिलीफ, ओपिनियंस एंड एक्शन बेस्ड ऑन नॉलेज एंड रीजन, नॉट ऑन रिलीजियस बिलीफ। तो वहां ऐसा कुछ नहीं था, इंडियंस के अंदर पूरा धार्मिक भावना पे ही डिपेंडेंट है। जो बोला जा रहा है मुफ्ती या हमारे या जो मौलवी लोग हैं या कोई जो पंडित लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। रीजंस और नॉलेज का अभाव था, वो उसके ऊपर जो है ना कि डिबेटेबल नहीं थी, कि इसको लाइफ बस स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्यादा बिलीव था। और इंडिविजुअलिज्म, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, बस अपना, अपनी सोसाइटी, अपने लोग, विच वर सीन एज ए एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द मॉडर्न सोसाइटी। तो इन चीजों का अभाव था, किसका, रेसिज्म का। तो जो मेन जो किसी भी इंडिविजुअल सोसाइटी के ऊपर ज्यादा चाहिए। अच्छा, इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये नहीं होता, सॉरी, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है इसका इसका एक्चुअली मतलब, मैं आपको 2 मिनट पे रुकिए, इसको मतलब थोड़ा इसका मतलब होता है व्यक्तिवाद। इसका एक्चुअल मतलब है द हैबिट और प्रिंसिपल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट, ठीक है, ये होता है द हैबिट और प्रिंसिपल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। तो ये होता है इंडिविजुअलिज्म। तो ये और रेशनलिज्म, इन दोनों का उस समय डिवोइड था, अभाव था, और ये किसी भी मॉडर्न सोसाइटी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो ये छोटे से पॉइंट है, मतलब मेंस के हिसाब से, बाकी तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बाकी छोटे पॉइंट भी लिखे होंगे, चापलीसी वापलीसी कुछ ज्यादा थी, परसेप्शन है। मेंस के हिसाब से पढ़ लीजिएगा पूरा, मैंने लिख दिया इसमें, जो भी पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट भी कर दिया। अब आता है मुद्दे पे हमारा जो है, कि जो होम गवर्नमेंट, हमें जो 8 पॉइंट के अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन समझना, ये 8 आज ही खत्म करूंगा मैं, 40-40 मिनट के 2 सेशन होंगे, एक सेशन तो अभी, एक सेशन इसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो होम गवर्नमेंट के बारे में क्या है कि ईस्ट इंडिया जो इंग्लैंड में बैठ के काम कर रही है ना, तो वहां 2 तरह के लोग थे, सीओपी एंड सीओडी, 2 इंस्टीट्यूशन थी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इनके बारे में बात कर चुका हूं, छोड़ देते हैं, पूरा बता रखा है मैंने कि 4 साल के 24 हैं, और किस तरह से 500 पाउंड को बढ़ा के बाद में 1000, 2000, 100 को 2000 कर दिया गया, वो सेम सेम लिखा हुआ सब है ना। तो their power and privileges were progressively curtailed by the successive act until they were completely taken up by the crown 1858। तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको अपनी पावर कहाँ से मिले, उसको 2 तरह से पावर मिल रही है। एक तो ब्रिटिश क्राउन दे रहा है, एक्ट बना बना के भेज रहा है, क्राउन और पार्लियामेंट। दूसरा हमारे मुगल एम्पीरियर और जहाँ के जो रीजनल किंग है, गोल्डन फरमान, रॉयल फरमान के थ्रू। तो यहाँ 2 सोर्स के 2 है मेन सोर्स पावर के, एक तो बता दिया मैंने, दूसरा अभी देखिए 1773 से लेकर 1858 तक पावर को सेंट्रलाइज किया जाएगा। सेंट्रलाइज का मतलब एक ही बंदे में डाल देंगे पूरी पावर, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल इन काउंसिल या गवर्नर जनरल के बाद में, और 1860 के बाद इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना देंगे, वहां वो अपनी पावर। तो ये थोड़ा सा सिस्टम रहेगा सेंट्रलाइजेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन का, ये हम पढ़ेंगे जब पूरा मॉडर्न पढ़ लेंगे तब। ये तो आपको समझ में आ गया पावर सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है। आपने सारे चार्टर एक्ट से देखा है कि धीरे धीरे पावर को एक इंसान के अंदर डाल दिया गया। फाइनली क्या बोल दिया कि गवर्नर जनरल इन इंडिया जो है वही एक्सक्लूसिव पावर रखेगा लॉ बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव पावर का। तो ये तरीका है किसी भी चीज को सेंट्रलाइज करने का। डिसेंट्रलाइज का मतलब उसको वापस से बांट देना अलग अलग लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये बाद में पढ़ेंगे 1861, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट आता है, तो 2 हो गए, 2 में कुछ खास नहीं, पहले में भी कुछ खास नहीं था, ये पढ़ चुके हम। सीओपी सीओडी ध्यान रखिएगा, जो इंग्लैंड में काम कर रहा है। इंडिया के अंदर 2 सोर्स हैं, एक तो जो मुगल फरमान या रीजनल किंग जो फरमान देते थे वो, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन या पार्लियामेंट से जो चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट है, उनके थ्रू उनको पावर मिल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आता है तीसरा, फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। ये कैसे कर रहे थे, तो ये कर रहे थे भैया, इसके लिए कलेक्टर, ठीक है, दीवानी निजामत, दीवानी वाला सिस्टम, ये पूरा हम कहां पढ़ चुके हैं, चेंज एंड इंपैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी। वहां पूरा बताया था कि फाइनेंशियल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रायतवाड़ी सेटलमेंट याद करो, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट याद करिए, महाबली सिस्टम, तो पूरा इसी के अंदर है। तो उसमें आप जितना भी वर्डिंग अकॉर्डिंग लिखना चाहे आराम से लिख सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, 3 हो गए।
चौथे में बाद में आते हैं, इसको बाद में आते हैं, पहले देखते हैं कुछ और जो खत्म करते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट हो। ऑर्गेनाइजेशन जुडिशियल रिफॉर्म्स, ठीक है, ये भी पढ़ना है। और हाँ अब ठीक है, चलो अब ठीक है, अब इसको ढंग से पढ़िएगा अब, क्योंकि इसमें ये ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रीलिम्स से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड पुलिस। तो ये किस तरह से स्टार्ट हुआ, पूरी आपको बेसिक पढ़ना है, 0 से लेके 100% तक। तो 3 मेन पिलर है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, पहला है सिविल सर्विसेज, फिर आर्मी है और पुलिस है। तो सिविल सर्विसेज के 3 मेन फंक्शन होते थे। एक, जो लॉ बनाए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करना ग्राउंड, जो ग्रास रूट लेवल पे, रेवेन्यू कलेक्ट करना, याद करिए कलेक्टर, बाउंड्री एंड लैंड डिस्प्यूट अगर हो रहे कहीं पर भी तो उनको सॉल्व करना, ये काम था सिविल सर्विसेज का। तो ये तीनों पर्पस प्लीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में था अंटिल 1853, क्योंकि आप जानते हो 1853 के बाद चार्टर एक्ट आया, उसने इसको ओपन कॉम्पिटिशन कर दिया इंडियंस के लिए भी। ये बात अलग है कि एग्जाम देने के लिए इनको कहां जाना पड़ेगा, इंग्लैंड में, तो बाद में वो जाएंगे देने के लिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले सिविल सर्वेंट बनेंगे इंडियंस। तो ये 1853 था। तो इसमें यही चीज है कि इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इनको कैसे रिस्ट्रिक्शन थी कि इनिशियली तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में था, वो जिसको पसंद करते उसको चुन देते। फिर एक आया चार्टर एक्ट 1833, याद रखो मैकॉले वाला, और मैकॉले वाला जो स्टार्टिंग में जो लिखा था विलियम बेंटिंग वाला, ठीक है। इसमें ओपन कंपटीशन की बात बोली गई, बट बाद में उसको नेगेट कर दिया गया। तो उसकी जगह क्या बोला गया, चलो एक काम करते हैं, ओपन कॉम्पिटिशन नहीं करते, हम करते हैं नॉमिनेशन कम कॉम्पिटिशन। ये लिखा हुआ ना सामने कि चार्टर एक्ट 1833 ने क्या किया, नॉमिनेशन कम कंपटीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अगर मान के चलो 10 वैकेंसी है तो 40 लोग को नॉमिनेट करेंगे अपने हिसाब से, पसंदीदा जो इंग्लिश में अंग्रेज है उनमें से 40 को नॉमिनेट, उन 40 में कॉम्पिटिशन करेंगे, फिर 10 को चुनेंगे। तो एक तरह का कॉम्पिटिशन इन्होंने लेके आ गया। तो इसको नॉमिनेशन, खुद ही नॉमिनेट कर रहे हैं 40 लोग, उसमें कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, उनमें से जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो पास हो रहे हैं, उन 10 को ये सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये था चार्टर एक्ट 1833 तक। 1853 ने क्या करा, खत्म कर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर को, सीधा कर दिया ओपन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन दो, पास करो। बट प्रॉब्लम क्या है कि कहां हो रहा है एग्जाम, इंग्लैंड के अंदर। चलिए, तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया सिविल सर्विसेज का। अब आइए थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो कॉर्नवालिस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉर्नवालिस को ही बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया अपने पूरे ड्यूरेशन में, कि इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई सिविल सर्विस के ऊपर, प्राइवेट ट्रेड के ऊपर जो भी करते थे, प्लस सैलरी बढ़ा दी एज अ कंपनसेशन। और सैलरी में क्या बढ़ाई इसने कि 1500 रुपए महीना सैलरी मिलती थी, 1500 रुपए महीना। सोच के देखो, 1500 रुपए महीना। कब की बारी बात हो रही है, 1793, 1500 पर मंथ। और आपको अगर थोड़ा सा, आप में से कोई थोड़ा सा अगर अपने पापा की या किसी से कभी स्टोरी सुनी हो घर में, तो बताते होंगे ना कि 1700 अभी 1980 में हमको 2000 रुपए मिलते थे, जब ज्वाइन हुए तो हमको 500 रुपए मिलते थे। इस तरह की स्टोरी जो मतलब अगर आपने किसी ने कभी सुनी हो तो। अभी इसी 1980, 1970, 1990 तक, अभी इंडिया आजाद होने के लगभग 30 से 40 साल तक इतनी सैलरी थी। और ये इतना अमाउंट उनको उस समय मिलता था 1793 में, प्लस 1% कमीशन ऑन रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम हिज डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से मान के चलो 5 करोड़ का रेवेन्यू आया तो उसका 1% कमीशन भी मिलेगा इनको। तो आप खुद सोच लो कितना इनके पास पैसा आ गया। सो इसलिए पॉइंट भी है, एट दिस टाइम कंपनी सिविल सर्वेंट वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सर्विस इन दी वर्ल्ड। समझ आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा चुपचाप से टिक कर देना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट थे उनको मिलता था सबसे ज्यादा पैसा इस समय तक। बट ऑल दी हायर पोस्ट, जितनी भी हायर पोस्ट थी, 500 पाउंड अगर कोई सालाना कमा रहा है या उससे ज्यादा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिशमैन के पास है। कॉर्नवालिस थोड़ा सा इस मामले में था, वो चाहता था कि पूरा इंडियनाइजेशन जो बड़ी पावर है उसका वो यूरोपनाइजेशन हो जाए। वह सिर्फ यूरोपियन लोगों इंडियन को पसंद नहीं करता था, तो इंडियंस को सिर्फ छोटी पोस्ट तक। तो ये कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ी सी चीज होगी, कॉर्नवालिस ने फर्दर से क्या क्या चीजें करी। हालांकि कॉर्नवालिस के बारे में और भी पॉइंट है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम जो सिविल सर्विस के बारे में बात करें, पुलिस से रिलेटेड पॉइंट आगे। वेलेस्ली पे आते हैं। वेलेस्ली भाई साहब ने क्या करा, इन्होंने फोर्ट विलियम्स कॉलेज बनाया यहां पर, कहां पर, कलकत्ता में। बट उससे पहले सिविल इंट्रोड्यूस ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। अब ट्रेनिंग की बात तो बोल दी 1798 में, ठीक है, लेकिन इसको देंगे कहां पे, अब ये ट्रेनिंग चल रही है यूरोप के अंदर। फिर इन्होंने बोला एक काम करते हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, जो फोर्ट विलियम के पास पहले से, यहाँ एक कॉलेज बनाते हैं, जिस कॉलेज के अंदर मेरे ये जो सिविल सर्वेंट है इनको भेजा जाएगा, इनको इंडियन लिटरेचर के बारे में, साइंस के बारे में, इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा जाएगा, सो दैट कल को जब ये जाएंगे ऑफिस में काम करने तो बड़ी आसानी से काम कर पाए। याद रखिएगा, ये जो भी पढ़ाया जा रहा है ये एक्सक्लूसिवली यूरोपियंस के लिए, ठीक है। इंडियंस अभी भी कहीं भी पिक्चर में नहीं है, पूरा टोटल, ठीक है, 1853 तक। तो फोर्ट विलियम्स कॉलेज बनाया गया 1800 में। इंट्रोड्यूस तो 1798 में कर दिया, बट 2 साल के बाद ये कॉलेज बनाएगा। उनको लगा जब तक ट्रेनिंग कहां हो रही है, इंग्लैंड के अंदर ही हो रही है, ठीक है। बाद में बोला कि चलो इंडिया में लेके चलते हैं, इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं और सो ऑन।
बाद में क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, उन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, एक काम करते हैं, रिप्लेस इट विद ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हेलबरी इंग्लैंड 1805 में। तो यहां कर दिया कि 1800 में तो यहां होता, बट 5 साल के अंदर इनको समझ में आ गया यहां ट्रेनिंग करते हैं, हम कहां करते हैं, इंग्लैंड में ट्रेनिंग देते हैं, कॉलेज एट हेलबरी, जहां 2 साल की ट्रेनिंग होगी, और इस पर्टिकुलर कॉलेज को भी अबोलिश कर देंगे 1858 में वापस से। ठीक है, 1858 गवर्नमेंट एक्ट में पता ही आपको कि अबोलिश कर देगा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग आपकी इंग्लैंड में, ट्रेनिंग आपकी इंडिया में ही होगी। तो वापस से हम पहुंच जाएंगे दोबारा इंडिया में। तो छोटे से पॉइंट है वेलेस्ली के बारे में कि फोर्ट विलियम कॉलेज इंग्लिश यूरोपियन की ट्रेनिंग के लिए सिविल सर्वेंट, मकसद क्या था कि लिटरेचर, साइंस और इंडियन लैंग्वेज तीनों को ध्यान रखना, ध्यान, लिटरेचर, साइंस, इंडियन लैंग्वेज तीनों इंपॉर्टेंट है। इन 3 चीज के लिए इनको ट्रेन किया जाएगा। बाद में 5 साल के अंदर ही इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो सीयूडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बोला नहीं भाई एक काम करो, इंडिया में नहीं करना ट्रेन, कहां करेंगे, इंग्लैंड, क्योंकि सिविल सर्वेंट अब इनके लिए थोड़ा कंफर्ट भी था कि चलो वहां अपने थोड़ा सा माहौल भी हो जाता पढ़ने वाला, तो कुछ चीजें भी थी इनको। और दूसरी बात करें, कॉलेज जो था एल्बरी, ये वाला जो कॉलेज था, इसमें थोड़ा ये भी था कि इसके अंदर क्या बोलते हैं, जो ये जो बंदे यूरोपियन जो अरे क्या बोलते हैं, एक सेकंड, पॉइंट मिस कर रहा हूं मैं, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक छोटा सा पॉइंट था इसमें, दिमाग में से स्किप हो रहा है, इसके पीछे का एक रीजन और था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में आता है चार्टर्ड एक्ट 1833। इसने क्या करा, वही नॉमिनेशन कॉम्पिटिशन बता दिया मैंने। इसमें सेक्शन 87 था जिसने बोला था लिमिटेड कंपटीशन होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट 4 टाइम वैकेंसी के लोगों को नॉमिनेट करेंगे, उसमें से 1/4 का कंपटीशन एग्जाम से सिलेक्शन हो गया, बता चुका हूं ऑलरेडी। चार्टर 1853 ने क्या करा, ओपन पब्लिक कंपटीशन कर दिया कि आप कोई भी आके एग्जाम दे सकता है, इंडियन हो चाहे यूरोपियन हो, सबके लिए, लेकिन एग्जाम इंग्लैंड के अंदर होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। हर साल होगा, इंग्लैंड में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। कॉलेज ऑफ हेलबरी था, उसको अबोलिश कर दिया गया वापस में इंडिया में, कि ट्रेनिंग आप कहां होगी, इंडिया में होगी। फर्स्ट इंडियन टू इंटर इन द सिविल सर्विस नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, कि शायद भाई हैं, हाँ भाई होंगे, 1863 में ब्रदर ही हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और अगर नहीं होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा बाद में, मुझे कोई करेक्ट कर दो चेक करके, सत्येंद्र नाथ टैगोर भाई है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसने क्या करा कि सेपरेट एग्जाम होंगे, अलग अलग एग्जाम होंगे। अगर आप इंग्लिशमैन के लिए लेना तो इंग्लैंड में लो, इंडियंस का इंडिया में ही होगा। अब इंडिया वाले उठ के इंग्लैंड नहीं जाएंगे। अगर आपको यूरोपियन का एग्जाम लेना है आप इंग्लैंड में ले सकते हो, बट इंडियंस को इंडिया के ही अंदर एग्जाम देने का जो फायदा है वो पहुंचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। तो यहां तक देखिए पॉइंट समझ लो अच्छे से, हम क्या बारे में बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में। तो क्या क्या चीज हमने पढ़ी, 3 फंक्शन थे कि लॉ को इंप्लीमेंट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, बाउंड्री या लैंड डिस्प्यूट कभी पंगा हो रहा है उसको दूर करना, पहला ये। प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पावर पास में थी सारी पावर अपॉइंटमेंट करने की, लेकिन 33 चार्टर एक्ट 1833 ने बोला नॉमिनेशन कम कंपटीशन 4 गुना लोग, ठीक है। 1853 ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर ही खत्म कर दी, ओपन कंपटीशन कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या थी, एग्जाम कहां हो रहा है, इंग्लैंड के अंदर हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, इसने क्या बोला, नहीं देखो 2 अलग एग्जाम होंगे, इंडियंस का इंडिया में होगा, यूरोपियन का तुम इंग्लैंड में ले लो, ठीक है। तो ये था सिविल सर्विस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी तो पता ही है कि ये जो बता दिया मैं सारे आपको। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होगी होगी कलेक्टर की, और सबसे नीचे होगी, मतलब इसके जो 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 इसको सपोर्ट करेगा वो होगा तहसीलदार। और बीच के में 1831 में एक रिफॉर्म आया, और रिफॉर्म के बाद बोला गया कि 2 सफिशिएंट नहीं है, हमें एक और बंदा चाहिए जो काम कर सकता है, और वो होगा एक एक्सपीरियंस्ड इंडियन जो पहले से इस फील्ड में काम कर रहा है, उसको अपॉइंट किया जाएगा डेप्यूटी कलेक्टर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनिशियली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 ही पोस्टें थी, कलेक्टर, तहसीलदार, जो इसको पूरा हैंडल कर रहे थे। बाद में डेप्यूटी कलेक्टर को 1831 रिफॉर्म के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। और अभी भी आप देखोगे तो अभी भी सारी पोस्ट एज इट इज मौजूद है, सब कुछ, ठीक है। डेप्यूटी कलेक्टर अभी भी मौजूद है, जो जिसको हम किसकी मदद से जिसको क्या बोलते हैं, एसडीएम, ठीक है, एसडीएम हो गया, या हाँ एसडीएम ही बोलते हैं, ठीक है। ये होता है स्टेट पीसीएस के थ्रू। तहसीलदार जो है ये भी आपको मिलता है, बट ये भी स्टेट पीसीएस के थ्रू ही मिलता है। हायर पोस्ट जो सबसे ऊंची रैंक होती है उनको ये मिल जाता है, जो कम रैंक वाले होते हैं उनको तहसीलदार मिल जाता है। और ये अगर चाहिए तो ये तो एक ही तरीका से यूपीएससी उसके थ्रू मिलेगा। Note: the Indian civil services developed into one of the most powerful services in the world, known as the steel frame, which sustained the British rule. ये बहुत सही कोटेशन है, अगर कभी भी सिविल सर्विसेज के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप ये कोटेशन का जरूर इस्तेमाल करें। सिविल सर्विसेज ही थे जिन्होंने बचा के रखा ईस्ट इंडिया कंपनी को, वरना कब की उखड़ के चली हुई जहां से, क्योंकि हर तरह का रेवेन्यू लोग देख रहे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म ये देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस भी देखिएगा, पुलिस भी किस तरह रोल निभा रही है। तो इन सब ने अपना काम बहुत इफेक्टिव किया, और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बच पाई। तो कई हद तक ये चीज सही भी, इंडियंस के लिए फायदा है, ऐसी बात नहीं, इंडियंस के लिए फायदा है। इन चीजों की वजह से इंडियंस में भी यूनिफिकेशन हो जाएगा, एकता जिसको हम बोलते हैं, तो इंडियंस को भी फायदा मिलेगा इस चीज का। पढ़ेंगे पूरा भी, धीरे तसल्ली से पढ़ रहे हैं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है। तो मैं आपको दोबारा एक बार सारे पॉइंट याद दिला देता हूँ, और अभी कभी कोशिश करता हूं अभी कभी याद हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, जितना हमने अभी पढ़ा। होम गवर्नमेंट 2 ही है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, खत्म कहानी, इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ज्यादा बात नहीं करनी। ये वाला गवर्नमेंट इंडिया में 2 सोर्स होते थे, एक तो चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग जो पास करी वहां से वो, और एक यहाँ से जो मुगल इंपीरियर या जो रीजनल किंग्स जो रॉयल फरमान इशू करते थे वो।
फाइनेंशियल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, रॉयत वायर सिस्टम, परमानेंट और मेहरबारी और तालुकदारी सिस्टम भी था, तो ये हम पहले बात कर चुके हैं। सिविल सर्विस आते हैं तो सिविल सर्विस में 3 फंक्शन होते हैं, तीनों आपके सामने है। अपॉइंटमेंट किस तरह से होती थी वो आपने देख लिया है। देयर आफ्टर कैसे कॉलेज बना, उस कॉलेज हेलबरी आ गया, वो भी अबॉलिश हो गया 1858 के अंदर। फिर चार्टर एक्ट ने क्या बोला कि नॉमिनेशन का कॉम्पिटिशन करो, 53 ने ओपन कॉम्पिटिशन बोल दिया गया। और बाद में ये एग्जाम इंग्लैंड में होते थे, इंडिया में कब होने लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। क्या इनके सिस्टम था सिविल सर्विसेज का कि कलेक्टर होता था, उसको असिस्ट करने के लिए तहसीलदार होता था। बाद में 1831 के बाद इन दोनों के बीच में एक और बंदा डाल दिया गया जो डेप्यूटी कलेक्टर, जो किसी एक्सपीरियंस इंडियन को बनाया जाता। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता था, इसको किसी एक्सपीरियंस जो भी इंडियन होता था उसकी मदद से बना दिया जाता था। ठीक है, चलिए अब आता है आर्मी के ऊपर। अब आर्मी के फंक्शन क्या, आर्मी के 2 फंक्शन है, 2 मेन फंक्शन आर्मी के। कौन कौन से है? टू कीप इंडिया अंडर सब्जुकेशन, मतलब जो भी इंडिया है उसको कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में रखने का, ताकि इंडिपेंडेंट ना हो जाए। और नेक्स्ट है टू फाइट इंग्लैंड्स वॉर विद अदर पावर। जो आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यही चीज होगी, तो वर्ल्ड वॉर 2 देख लो, वर्ल्ड वॉर 1 देख लो, तो इंडिया इंग्लैंड की तरफ से लड़ना। ठीक है, ये सेकेंडरी फंक्शन है, मेन फंक्शन नहीं था, बट मजबूरी में लड़ना पड़ता था क्योंकि हमारी जो आर्मी थी वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहलाती थी। तो ऑब्वियस बात है, वो पैसा देर से पूछूंगा तो वो जो बोलेंगे हमको करना पड़ेगा। और ये पढ़ोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में महात्मा गांधी के साथ थोड़ा पंगा भी था। महात्मा गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने क्रिटिसाइज भी किया था कि आपने क्यों बोला इंडियंस को लड़ने के लिए, क्यों परमिशन दी। तो ये जब बाद में हम आगे पढ़ेंगे तो बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, इंडियंस को आर्मी में लेने का ट्रेडिशन किसने स्टार्ट किया? फ्रेंच ने 1721-29 में। तो फ्रेंच से ये बात समझ में आई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बहुत फायदा होता है इंडियंस को आर्मी में लेने का, तो पैसे कम लेते हैं। एक इंडियंस के अंदर बाई डिफॉल्ट जो नमक हलाली वाला सिस्टम है, नमक हलाली मतलब होता है कि अपने नमक के लिए जो होता है ना कि लॉयल, मान लीजिए बहुत ज्यादा लॉयल इंडियंस, तो ये बात हम समझ जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सामने वो कौन है, अगर वो जिससे पैसा ले रहे हैं वो उसके लिए पूरे लॉयल्टी दिखाएंगे। ये इंडियंस के खून में था। तो ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में पता चली, फ्रेंच में पहले ही समझ में आ गई थी। तो ये अगर पूछ ले जाए कि आर्मी के अंदर रिक्रूट करने का ट्रेडिशन कहां से आया, तो फ्रेंच के थ्रू। आर्मी जो थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी आर्मी थी एशिया की। आपको पता, सेकंड नंबर की आर्मी किसकी थी? रंजीत सिंह की, सबसे बड़ी इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आर्मी के ऊपर लार्जेस्ट सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता था। 1857 के रिवोल्ट जिसमें इंडिया हार गया था, मैं बोल इंडियंस जो रूलर थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था हार गए थे, और सबसे बड़ा तुमको हराने के पीछे जो रोल था वो भी इंडियंस का था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में 86% इंडियंस थे। देख लो आप, टोटल 14% अंग्रेज थे, बाकी सारे 86% इंडियंस होने के बावजूद हम लोग उस रिवोल्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो लॉयल्टी, कई लोगों ने जैसे अवध के रूलर, अवध के जो सिपाही थे वो चलो ठीक है मान चलो गुस्से में अलग हो गए, क्योंकि अवध को अनेक्स कर लिया था डलहौजी ने माल एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से, लेकिन बाकी तो थे, बाकी अपने नमक के लिए बिल्कुल वो जो नमक हलाल टाइप के, तो वो डिसलॉयल नहीं हुए और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में ही रहे। इंडियंस ने ही इंडियंस को मारा इस रिवोल्ट में, ये पढ़ेंगे आने वाला टाइम है, 1-2 दिन में आने वाला यहाँ पे। अच्छा, आर्मी के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट जो किसी को मिल सकती थी होती सूबेदार, और ऑफिसर तो एक्सक्लूसिवली ब्रिटिशर्स ही होते थे। अभी आप एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, इसीलिए नाम तो मुझे पता, उसमें तो नाम आपको पता ही होगा, देख ही रखी होगी आपने। ठीक है, उसके अंदर आप देखोगे तो हाईएस्ट पोस्ट जो थी सूबेदार, अक्षय कुमार को सूबेदार तक की पोस्ट है। उसके जो सिपाही बोलते थे कि आप इतने होने के बाद में ऑफिसर, ये अंग्रेजों को तो कुछ भी नहीं आता, बट आए ना आए ऑफिसर्स हमेशा ब्रिटिशर्स ही होते थे। इंडियंस हाईएस्ट सूबेदार पोस्ट तक ही पहुंच पाते थे। 1830 में रिफॉर्म आया, उसके बाद बोला गया कि यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो सोशल इवल चल रहे हैं कि दलित अलग से बैठे हुए हैं या हायर कास्ट के अलग जना, वो नहीं, इन्होंने पूरा यूनिफॉर्मेशन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस साथ साथ है, सब चीज टोटल, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, किसी के ऊपर कोई भी डिवाइडेशन नहीं होगा, सब कुछ यूनिफॉर्म कर दिया। ये आर्मी का अंदर अच्छी चीज हुई और ये बाद में बेनिफिट भी होगी। और ये बात समझ में आएगी बाद में किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, भैया हमने गलत स्टेप था, इंडियन में जितना डिवाइडेशन होगा उतना बढ़िया है। क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में ये बात उनको समझ में आ गई कि इनको जितना बांट सकते हो उतना बांट लो। तो अभी तो ये लोग क्या कर रहे हैं? यूनिफिकेशन कर रहे हैं 1830 में। 1857 के रिवोल्ट के बाद वापस से सेम पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे डिवाइड करने का, तो ये वापस से जो सेम पॉलिसी पूरी अबॉलिश कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज है पील कमीशन। पील कमीशन कब बना? 1857 की म्यूटिनी के बाद। उसने क्या बोला था? वही चीज बोली कि आर्मी को डिफरेंस, नेशनलिस्ट और कास्ट के बेस पे लेके आओ, ताकि अगर कल को ब्राह्मण रिवोल्ट करें तो दलित को उनके खिलाफ खड़े कर दो, या अगर हिंदूज में भी है तो मुस्लिम को उनके खिलाफ खड़े कर दो, या किसी और कास्ट को उनके खिलाफ खड़े कर दो, ताकि ये लोग कभी यूनिफिकेशन हो ही नहीं पाए लोगों का। और ये कब पता चला? 1857 की म्यूटिनी के बाद, क्योंकि 1857 तक इन्होंने खुद ने यूनिफिकेशन कर दिया, तो आर्मी एकजुट थी, पूरी एक साथ इकट्ठे हो गई, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कास्ट क्या, रेस क्या है। अगर वो अवध के हैं तो अवध के सारे सिपाही एक साथ है, उसमें सब लोग आ रहे हैं। बाद में पील कमीशन ने बोला नहीं, ये पॉलिसी गलत है, कल को दोबारा रिवोल्ट होगा तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो चलो सिंधिया ने तुम्हें बचा लिया, मेन सिंधिया का रोल बहुत बड़ा है, अब मैं बताऊंगा आगे बाद में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आर्मी के अंदर ये है कि ऑफिसर्स कब बनने लगे इंडियंस, वो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद।
तो आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हुई थी, उसके बाद इंडियंस को ऑफिसर बनने की परमिशन मिल गई। तो ये 3 से 4 पॉइंट है आर्मी से जुड़े हुए, ठीक है। इसमें क्या क्या मेन है कि क्या क्या इनके फंक्शन थे। दूसरी बात, किस तरह से इस पूरा आर्मी का सेटअप था, किसने इंट्रोड्यूस करा, फ्रेंच ने, पील कमीशन ने क्या बोला, ये बात, और इंडियंस को ऑफिसर बनने की परमिशन कब मिली, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। आइए नेक्स्ट, हाउ कैन ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर कुड कंट्रोल ए प्रीडोमिनेटली इंडियन आर्मी। वही बोला 14% ने 86% को कैसे कंट्रोल करा। उसका 2 रीजन है, एब्सेंस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, उठाई नहीं कि देश एक बनाना है, इंडिया जैसा कंसेप्ट उनके दिमाग में था ही नहीं। सब लोग अपने अपने प्रेसिडेंसी को रिप्रेजेंट करते थे, अवध के अवध वाले को मराठा को राजपूत अलग चल रहे हैं, साउथ इंडियन अलग सिस्टम है, तो कोई एकजुटता नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि यूनिफिकेशन था कि एक कंट्री की तरह में काम करना है, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ए गुड पे मास्टर, ये तो था ही हमेशा से टू इंडियंस। सो वो ऑलरेडी हैज ए ट्रेडिशन ऑफ लॉयल्टी टू द सॉल्ट। तो मैंने बता दिया नमक हलाल वाला सिस्टम, हलाल बोलो, मैं हराम नहीं बोलो, 2 वर्ड होते हैं हराम और हलाल। तुम हलाल बोलो, नमक हलाल का मतलब होता है लॉयल्टी, ठीक। नेक्स्ट, पुलिस के बारे में आते हैं, एक सेकेंड। तो पुलिस पे आते हैं। तो पुलिस के भी 2 फंक्शन है, 2 मेन फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है कि क्राइम ना होने देना और किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी ना हो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसको प्रिवेंट करना। तो ये 2 मेन फंक्शन इनके हैं। किसने बनाया, कॉर्नवालिस ने, मैं स्टार्टिंग बता चुका हूं, ठीक है। डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द कमांड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कमांड में रहते थे। अच्छा, थाने का सिस्टम था, जो हेड को दरोगा बोलते थे, जो इंडियंस होता था। सुपरविजन के लिए इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज होते थे। बाद में डिस्ट्रिक्ट जज की जगह यहाँ डीएसपी लेके आए। डीएसपी जो हेड ऑफ द पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट होता था। अब डीएसपी की जगह आप देखोगे जैसे जैसे आगे प्रोसीड होंगे तो सिविल सर्विसेज आएंगे, आईएएस के अंदर आएंगे, फिर वापस से इसको आईएएस से जगह ट्रांसफर कर देंगे एसपी के ऊपर। तो डीएसपी की जगह एसपी आ जाएगा, जो आईएएस सिविल सर्विसेज के थ्रू आएगा। तो वो रेवोल्यूशन होगा बाद में। हमें इतना कोई डिटेल में जाना, मेन मेन चीजें पढ़नी है कि थाना का क्या सिस्टम था कि दरोगा, इंडियन जो सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो दरोगा तक पहुंच सकते थे। सुपरविजन के लिए डिस्ट्रिक्ट जज होते थे, बाद में वो डीएसपी हो गए और बाद में वो सिविल सर्विसेज को चले गए और सिविल सर्विसेज के थ्रू एसपी की पोस्ट क्रिएट कर दी गई और वो फिर हेड हो जाएगा पुलिस का डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो व्हाट वर द रीजन बिहाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ द 19th सेंचुरी, बता दीजिए। 250 वर्ड के अंदर इतना पढ़ लिया आपने, आराम से बता सकते हैं कि क्यों इनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने पड़े 19th सेंचुरी के अंदर। टोटल जितना मैंने बताया उसमें आराम से 250 वर्ड से ज्यादा लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं, अब ये तो होगा सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिविल सर्विस के बारे में। अब आते हैं जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में। तो वारेन हास्टिंग का तो हम पढ़ चुके हैं केस लास्ट क्लास के अंदर, मतलब पिछले चैप्टर के अंदर। तो वारेन हास्टिंग ने जुडिशियल रिफॉर्म क्या करे कि इसने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, जो जमींदार करता था सिविल और क्रिमिनल केसेस को हैंडल, अब जमींदार से क्यों इसने पावर ली, क्योंकि जमींदारी तो रही नहीं ना, 5 साल बंदोबस्त याद करो। तो वहां पे तो बोली लग रही है, बोली लग के नए जमींदार आ रहे हैं। तो जो जमींदार ही नहीं है वो अब कैसे सिविल और क्रिमिनल केसेस हैंडल करेगा। और वैसे भी ये नहीं चाहता कि इंडियंस इस चीज में ये अपने बंदे बैठाना चाहता है, इसकी पावर ये है कि मैं अपने अंदर से हैंडल करूं। तो इसने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट बनाए, एक तो दीवानी अदालत, एक फौजदारी अदालत सिविल केसेस के लिए, ठीक है। सिविल केसेस का मतलब होता है जैसे मैरिज से रिलेटेड हो गया, तलाक डिवोर्स वगैरह हो गया, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केसेस हो गया, ठीक है, ये उसको बोलते हैं सिविल केसेस। तो वो इसमें आते हैं, उसके लिए दीवानी अदालत है। और एक बनेगी फौजदारी अदालत जो क्रिमिनल केसेस को देखेगी। अपील करनी है तो दीवानी के खिलाफ सदर दीवानी, फौजदारी के खिलाफ सदर निजामत। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो फौजदारी अदालत है ये सिर्फ मुस्लिम लॉ को फॉलो करेगी, यहां तक बात है। जज क्या होगा, यहाँ इंडियन जज होगा फौजदारी अदालत के अंदर। तो ठीक है, ये तो था हमारे भाई साहब किसने, वारेन हास्टिंग के रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स। कॉर्नवालिस आगे पूरी पिक्चर चेंज कर दे। कॉर्नवालिस को इस चीज से प्रॉब्लम होगी फौजदारी अदालत, वो बोलेगा कि ये इंडियंस क्यों कर रहे हैं। मैं बताना, कॉर्नवालिस को प्रॉब्लम ही इंडियन से थी। वो कैसे समझे वो कि इंडियंस हाईएस्ट पोस्ट पे, तो उसको तो खत्म करना है ना, इसको तो खत्म कर देगा। वो ये रखेगा क्योंकि ये इंडियंस के अंडर में नहीं है, वो ये हटा देगा। कैसे हटाएगा देखिएगा जरा। कॉर्नवालिस सबसे पहले क्या एबॉलिश करेगा, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, तो इसको बंद कर देगा। ये एक हर डिस्ट्रिक्ट में होती फौजदारी अदालत क्रिमिनल केसेस के लिए, और इसकी जगह 4 सर्किट कोर्ट्स स्टेबलाइज कर देगा, एमडीसीपी। एमडीसीपी मतलब मुर्शिदाबाद, डेक्का, कलकत्ता, पटना, ठीक है। तो 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स आ जाएगी। एमडीसीपी मतलब समझ गए ना आप, मुर्शिदाबाद, डेक्का, कलकत्ता और पटना। जहां हेड कौन होगा, सिर्फ यूरोपियन। आ गया, हटा दिया इंडियन का पिक्चर क्लोज। हेल्प करने के लिए काजीज और मुफ्तीज की मदद लेगा, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में बताएंगे भैया क्या करना क्या नहीं करना। तो एक तो इसने काम करा। दूसरा, चलो ठीक है, फौजदारी अदालत तो खत्म कर दी, बट इसके खिलाफ अपील करने के लिए जा सकते हैं हम लोग, कहां जाएंगे, सदर निजामत अदालत। ये लिखा हुआ साफ वारेन हास्टिंग के टाइम पे। इस भाई साहब ने वो भी अबॉलिश कर दिया कि हटाओ, सदर निजामत अदालत नहीं चाहिए, जो स्पेशली मुर्शिदाबाद उसको अबॉलिश कर दिया, और उसकी जगह इसने रिप्लेस कर दिया किससे, सिमिलर कोर्ट सेटअप एट कलकत्ता। कलकत्ता में कोर्ट बना दिया, ठीक है। और उसमें कौन होते थे, गवर्नर जनरल, उसके काउंसिल के मेंबर, और उसकी मदद करने के लिए काजी और 2 मुफ्तीज की मदद ये लेता था। तो इस तरह से पूरी तरह से इन्होंने जो इंडियन की पिक्चर थी वो जुडिशियल सिस्टम से हटा दिया कॉर्नवालिस ने, ठीक है।
देख लो मेन इंडियंस यहीं पे थे, ऊपर तो वैसे भी नहीं था उनके पास, तो हटा दिया, खत्म कहानी, इंडियंस आउट पिक्चर से। अब आता है कॉर्नवालिस कोड, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं पिछली क्लास के अंदर, तो इसमें आई थिंक मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा बता चुका हूं टोटल कॉर्नवालिस कोड के बारे में सारा। अब आते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ दीज रिफॉर्म, क्या क्या रिफॉर्म के इफेक्ट हुए। तो पहली चीज तो ये जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में बात हो रही है। तो जुडिशियल रिफॉर्म में होंगे कि इन्होंने क्या करा, तो इंग्लिश लॉ हमारे ऊपर थोप दी इंडियंस के ऊपर, इंडियंस को चाहिए नहीं इंग्लिश लॉ, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये था कि मुस्लिम और हिंदू लॉ के बीच के अंदर इन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं रखी। एक वो भी दिक्कत है कि आप मुस्लिम लॉ को हिंदू लॉ से जज कर रहे हो, तो थोड़ा सेपरेशन का भी दिक्कत आएगी। तो क्या क्या दिक्कत है, द सेक्युलर कोड वॉज कॉम्प्लिकेटेड एंड अनफेमिलियर, पता नहीं था लोगों, लोग अपने देखो मुस्लिम सरिया लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हिंदू अपने हिंदू लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक ही लॉ के नीचे लाना थोड़ा सा ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो थोड़ा सा मुझे, रूल ऑफ लॉ, ये दो जो मेन प्रिंसिपल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आप देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी, यहाँ भी ये दो ही प्रिंसिपल थे, वो इंडियंस के लिए बड़े नए थे, तो थोड़ा सा मुश्किल था, लॉयर की नीड थी, उससे लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ गया, तो केसेस के लिए उनको जाना पड़ा कहाँ पे, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना, डेक्का, वहां जाके इनको अपील करनी पड़ रही है, तो एक तो कॉस्टिंग बढ़ गई, आने जाने का पैसा बढ़ गया, प्लस वकील हायर करेंगे उसका पैसा देना पड़ेगा, गरीब किसान कर नहीं पाएगा, तो एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरी, जो यूरोपियन जज हैं उनको इंडियन कस्टम और हैबिट्स के बारे में पता ही नहीं, वो अपने वहां जो इंग्लैंड में रूल चलता है वो लगा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल सा, कि ये क्यों आपको लगता है कि यूरोपियन, इससे क्या प्रॉब्लम आएगी। अब हम इंडियंस हैं, हम इंडियन ट्रैफिक रूल को तो आपने देखा होगा कैसे फॉलो करते हैं, तो हम अपनी मर्ज आए तो उल्टा रॉन्ग निकल के साइड में देखा, तो मान के चलो हमें घूम के आना, हमें पता 2 किलोमीटर आगे से टर्न है, तो हम रॉन्ग साइड से लेके निकल जाते हैं, और अगर ट्रैफिक पुलिस वाला भी देखेगा तो चलो ठीक है, उसको पता है कि नॉर्मल होता रहता है। अब मान के चलो यहाँ यूरोपियंस आ जाए, वो ऐसा करता हुआ हमको देख लें, तो आपने देखा यूरोपियन कोर्ट के अंदर कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, तो वो तो बुला लेंगे आपको, वारंट आ जा भैया घर में, तुम ऐसे कैसे, तुम्हारे पे इतना फाइन है, ये साल सजा, 2 साल 3 साल की सजा दे देंगे आपको, तो आपको लगेगा ये क्या कर दिया। तो मतलब हम जिस तरह से कस्टम और हैबिट्स में, तो हम उसमें खुश हैं, हमारा सिस्टम भी उसमें खुश है, हम एकदम से यूरोपियन सिस्टम के हैबिचुअल नहीं है। तो वही सेम सिस्टम यहां हुआ कि इंडियंस जो थे हैबिचुअल नहीं थे यूरोपियन सिस्टम के, उनके लिए बड़ा ही अनफेमिलियर रहा, पूरा जो ट्रेडिशन था वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट रहा इस पूरे सिस्टम का। दूसरा, पीपल हैड टू कम टू द डिस्ट्रिक्ट टाउन, ठीक है, तो मेड द प्रोसेस लेंदी, वापस से डिस्ट्रिक्ट टाउन में आके देना पड़ेगा, तो लेंदी प्रोसेस, आसानी से जजमेंट मिल रहा था। पहले कितना आसान था कि जमींदार के पास गए, उसने पंचायत बैठाई, पंचायत ने फैसला कर दिया, हाँ भाई बता तूने किसकी बीवी छेड़ी, ये छेड़ी, ये ले तू बदले में इसकी बीवी छेड़ दे, मैटर खत्म, क्लोज, ये हो गया, सिंपल सा। अब इसके लिए वहां जाएंगे, वो उसके लिए 2 साल की सजा देगा, और पता नहीं क्या क्या सिस्टम चलता रहेगा। मैं ऐसे टिपिकल एग्जाम्पल लिया ना, इसको समझिएगा मतलब कि ऐसा कुछ होता होगा। ओके, नेक्स्ट है, कॉमन मैन वाज दस डिनाइड स्पीडी एंड अफोर्डेबल जस्टिस, तो नहीं मिल रहा है, उसके लिए उसको वेट करना पड़ा है, चक्कर लगाने पड़े बार बार, और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो वाला सिस्टम चल रहा है, जबकि वहां आराम से पंचायत में 2 सेकंड में फैसला हो जाता था। So all the court headed by the European judge with provision of the appointment native, highest native commissioner हो सकते थे बस, उससे ज्यादा बाकी सब यूरोपियन जज होते थे। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन वाज मेड फर्स्ट अंडर द कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस ने ही पहली बार किया कि उसने जुडिशियल फंक्शन को अलग कर दिया एग्जीक्यूटिव से। पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही काम करते थे, कॉर्नवालिस ने कहा नहीं आप ये काम नहीं करोगे, आपके जो कलेक्टर, स्पेशली कलेक्टर को दे रखे थे, आप याद करो कॉर्नवालिस कोड में देखो ध्यान से, ये रहा कलेक्टर, कलेक्टर के पास जो एग्जीक्यूटिव है, एक तरह का एग्जीक्यूटिव था कलेक्टर, जो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको जुडिशियल भी था, इसको रेवेन्यू भी था। तो बाद में से बोला भाई तो जुडिशियल छोड़, जुडिशियल के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट जज बना रहा हूं, तू अपना रेवेन्यू देख बस। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कभी आपसे गलती से प्रीलिम्स के अंदर कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन वाज मेड बाय या मेड अंडर, आपका जवाब होगा कॉर्नवालिस, ठीक है। फिर आता है चार्टर एक्ट 1793, थोड़ा सा आगे पहुंच गए, ठीक है, तो कॉर्नवालिस से आगे पहुंचे, मतलब कॉर्नवालिस का एंड चल रहा है, कॉर्नवालिस चले जाएगा, इस समय जॉनसन आएगा। तो ऑल लॉ रिलेटिंग टू द राइट ऑफ पर्सनल एंड प्रॉपर्टी, मैंने बता चुका ऑलरेडी कि इंडियन में ट्रांसलेट करो सो दैट इंडियन पढ़ पाए। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक रिटन लॉ की गवर्नमेंट आ जाएगी, जहां लिखे हुए कानून के ऊपर गवर्नमेंट चलेगा। तो ये एक अच्छी चीज थी, ये एक अच्छा पॉइंट था, लोगों को समझ आएंगे इनके लॉ, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज में प्रिंट होंगे। रिकॉग्निशन ऑफ द पर्सनल सिविल लॉज, तो ये कैसे मिलेगा, ब्रिटिशर्स अलाउड पर्सनल सिविल लॉज ऑफ वेरियस इंडियन कम्युनिटीज इन सिविल मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन। तो ये बाद में इन्होंने अलाउ कर दिया, चलो काम कर, तुम्हारे जो लॉ है उन्हीं को फॉलो करते हैं, हमारे लॉ तुम्हारे ऊपर नहीं थोप रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या करा, चार्टर एक्ट 1833 से एक लॉ कमीशन बनाई मैकॉले के अंडर में, जिसने कोडिफिकेशन किया, स्टार्ट करा, और कोडिफिकेशन 1837 में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इन्होंने काम करना स्टार्ट किया सीआरपीसी के ऊपर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऊपर, और आईपीसी के ऊपर, एंड फाइनली 1859 के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बना के तैयार कर दिया। मैकॉले के अंडर नहीं, मैकॉले ने ही प्रिपेयर किया इंडियन पिनल कोड, जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं 1860 में, जो बेस था रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ के ऊपर। एंड फाइनली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, ये 1860। तो ये तीनों चीजें जो बनी, ये इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो रोल था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जहां ये बोला गया कि हमें कोडिफिकेशन करना है इंडियन लॉ का।
तो ये तीनों पॉइंट हो गए। आईपीसी 1860 में बना, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में बना, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 के अंदर बना। ठीक है, मैकॉले के अंडर में ये सारी चीज होगी। चलो, क्योंकि तो बात करते हैं रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये दो कंसेप्ट जो हमने यहां इस्तेमाल किए, ये पॉलिटी में भी बहुत इस्तेमाल हुए। इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझ लेते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज टू बी कैरिड आउट एज पर द फॉर्मुलेटेड लॉज, नॉट अकॉर्डिंग टू द व्हीम्स एंड फैंसीज ऑफ द एनी रूलर। कि जो लॉ में लिखा उसके अकॉर्डिंग होगा। जो कोई रूलर या कोई राजा महाराजा चाहेगा कि उसके हिसाब से नहीं होगा कि भाई ऐसे कर दो वैसे कर दो, नहीं, जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग सिस्टम चलेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के आगे सब बराबर है, कोई धर्म का हो, कोई कास्ट का हो, एसटी एससी ओबीसी जनरल, ओबीसी उस समय का कंसेप्ट था भी नहीं, ना ही एसटी एससी का कोई कंसेप्ट था, वो तो बाद में खैर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड किया गया। बट हाँ, कास्टिज्म के ऊपर ये तो चीज से स्टार्टिंग से चली आ रही है। उसके अलावा रिलीजन पे था ही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गया, बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया। तो उनके मतलब किसी भी चीज के ऊपर आप लॉ के आगे आओगे तो वो उसके लिए आप एक सब्जेक्ट हो बस। उसके लिए ना तो आपका कोई रिलीजन है, ना ही आपकी कोई कास्ट है, ना ही आपकी कोई क्लास है। अंबानी हो चाहे आप छोटे से वर्कर हो, आपके लिए लॉ इक्वल है। मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ, खैर आइए। तो ये दो चीज है, रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। चलो यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। पेंसिल गिर जाती है अभी तो both these modern concept of justice significantly contributed to a sense of equality among Indians। हाँ, ये एक अच्छी चीज करी कि इससे इंडियंस के अंदर यूनिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सब लोग एक ही लॉ के अंदर आ गए ना, तब उनको ये नहीं लगा अलग अलग है, यूनिफिकेशन हो गया। ये एक अच्छी चीज रही इस जो रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो जस्टिस सिस्टम थे, कंसेप्ट थे उनकी। नोट द यूरोपियन वर्क केप्ट आउट, मतलब ये जो लॉ बनाए गए रूल ऑफ लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये तो यहीं से ही इन्होंने खुद ने इवोल्यूशन कर दिया कि रूल ऑफ लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ, हाँ, बट इंडियंस के लिए, यूरोपियन नहीं है। तो यहीं से इन्होंने चालू कर दिया वो चीजें। फिर अभी भी आप देख ही रहे हो, अर्नब गोस्वामी का केस तो पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने सारे केसेस पड़े हुए हैं, नंबर आने में टाइम लग जाता है। अर्नब गोस्वामी के विद इन 1 वीक सुप्रीम कोर्ट ने सुन भी लिया, फैसला भी दे दिया, बाहर भी निकाल दिया उसको। तो यही इस तरह से होता है, थोड़ा सा पैसे वाले की चलता है, क्या करें उसमें। आप या तो आईएएस बन जाओ या कोई अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओ। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली, उन बात हाईएस्ट जो सपना देख सकते हो कलेक्टर बनने का। बिजनेसमैन अगर आपको लगता है कि अंबानी अडानी बढ़ जाए, कि वो भी उन्होंने पेट्रोल पंप से स्टार्ट किया, तो भैया वो जमाना गया। उसके लिए लक चाहिए होता है, और वो हर किसी की बस की बात नहीं है। तो वो हम लोग, हर कोई नहीं बन सकता, बट हर कोई बंदा सिविल सर्वेंट जरूर बन सकता है, थोड़ी सी मेहनत करी जाए। और एक सिविल सर्वेंट इतना पावरफुल होता है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर आप हो तो आपके आगे अंबानी अडानी कोई भी आएगा उसको भी झुकना पड़ेगा। एक बार के लिए प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी ओथ के लिए आपने देखा होगा, कलेक्टर के आगे खड़ा होना पड़ता है जब वो नॉमिनेशन फाइल करने जाता। तो ठीक है, हम वहां तक तो पहुंच ही सकते हैं। राजा महाराजा घर में पैदा नहीं हुई, एक अलग बात है। अंबानी अडानी घर में मोटे मोटे को देखते होंगे आप उनको आईपीएल के अंदर, तो आपको बड़ा जलन फील होता है कि आज ये लोग क्या लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, वो उनकी किस्मत है, हम लोग हमारी किस्मत खुद बना सकते हैं। और हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, जो अच्छी चीज हम कर सकते हैं, वो है यूपीएससी का एग्जाम। वो क्वालिफाई करो और आराम से लाइफ बढ़िया जियो, आने वाली आपकी जनरेशन भी अच्छे से जिएगी। वरना तो फिर वही 70-80 साल में भाग दौड़ वाली लाइफ जियो और मर जाओ, खत्म जिंदगी यहीं पे। तो बेनिफिट्स ऑफ न्यू सिस्टम क्या हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का? ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिट ये हुआ कि पेनिट्रेशन हो गया, प्रोवाइड ग्रेटर कंट्रोल एंड पेनिट्रेशन इन इंडिया। ये फायदा हो गया ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि थोड़ा कंट्रोल बढ़ गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। इंडियंस को क्या फायदा हुआ कि यूनिफिकेशन हो गया, प्लस प्रोवाइडिंग ग्राउंड फॉर द फर्स्ट स्टीयरिंग ऑफ द नेशनल कॉन्शियस। मतलब एक जो होता ना कि देशभक्ति की भावना, वो स्टार्ट होगी पहली बार, क्योंकि उस समय देश जैसे कुछ चीज ही नहीं थी। बाद में पता चला कि जो भी इनकी ब्रिटिश इंडिया ने जो भी टेरिटरी कैप्चर करे, उस सब में एक ही लॉ चल रहा है। तो वो अब वो पूरे अपने आप को एक तरह से देखना स्टार्ट कर देंगे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। उनको लगेगा हम एक ही हैं, क्योंकि हम एक ही लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उसी लॉ के अंदर हमारी बात हो रही है। तो यहां से जो देशभक्ति वाली भावना है, पहली बार वो स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे स्टार्ट होगा? ब्रिटिशर्स ने जो जुडिशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए उनकी मदद से। इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या कहता है, ये पढ़ चुके हम पहले, चेंज एंड इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी चैप्टर के अंदर। अब आता है सोशल पॉलिसीज के अंदर। तो सोशल पॉलिसीज के अंदर आते हैं। अब ये समझने से पहले, सोशल पॉलिसी समझने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग पहले पढ़ते हैं एजुकेशन पॉलिसीज को, फिर बाद में इस पे आते हैं। ओके, एजुकेशन पॉलिसी ये देखते हैं पहले, फिर बाद में उस पढ़ते हैं 7 पॉइंट को। Both European and Indian social reformer believe that no amount of social legislation alone could eradicate social evils until people were themselves convinced about the desirability of a law, and for such an altitudinal change, education was a key intervention. क्या लिखा हुआ है समझ ही गए होंगे मैंने जो बोला हुआ से, इतना तो कह रहा हूं। अब ये चीज तो आज भी लागू होती है ना। आज भी आप देख लो, हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारी सोसाइटी ऐसी जो बहुत वीक है, इकोनॉमिकली भी, हर तरह से। अगर आप उनको उठाना चाहते हो तो उनको कैसे कर सकते हो? क्या रिजर्वेशन देके, या जैसा डिमांड होती है राजस्थान देखो, गुजर लोगों ने डिमांड करी कि हमको रिजर्वेशन दो, उनको मिल गया। ऐसे और भी कम्युनिटी है जो डिमांड कर सकती है कल को कि हमको रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन ठीक है, एक की हो सकती है उसके लिए, लेकिन सबसे बड़ी की क्या? एजुकेशन। आप पढ़ाओगे तो उनकी सोच बदलेगी।
ठीक है। और अगर आप एजुकेशन नहीं दोगे तो मेरे हिसाब से जो किसी भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए वो सबसे बड़ा काम है एजुकेशन के ऊपर, जो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट देखा होगा तो काफी अच्छा एजुकेशन काम कर रही है, और वो एक रीजन रहा है कि दोबारा भी सेलेक्ट होकर आए। इतना आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरह इलेक्शन होते हैं इस बार, बट फिर भी 63 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात है। तो एजुकेशन जब तक आप नहीं दोगे किसी भी सोसाइटी को आप चेंज नहीं कर सकते। ये बात यहाँ इंग्लिश में उस समय बोली थी, हमको आज तक समझ में नहीं आई है, 2020 में आके भी। तो देखते हैं कैसे एजुकेशन का सिस्टम था प्री ब्रिटिशर इरा से पहले। तो इनके आने से पहले क्या था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, कि हमारा जो इंडिजिनियस सिस्टम था उसमें मदरसा होते थे, मकतब मुस्लिम्स के लिए, वहां उनको एजुकेशन मिलती थी पर्शियन लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और टोल्स एंड पाठशालास होते थे हिंदूज के लिए। यहाँ बेसिकली यहाँ जो अरेबियन लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज वो पढ़ाई जाती थी, यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती थी। तो दोनों में ये फर्क है, इंडिजिनियस है। और जो करिकुलम है उसके अंदर रिलीजियस स्ट्रक्चर हो गया या फिलोसफिकल टेस्ट हो गया, जैसे कि कुरान शरीफ हो गया या भगवत गीता हो गया, इस तरह के टेक्स्ट हमको पढ़ाए जाते थे, उन्हीं से रिलेटेड चीजें आसपास घूमती थी। मेन जो प्रॉब्लम कहती है कि साइंस कहीं भी नहीं था। एक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि साइंस का बहुत ज्यादा लैक ऑफ जो होता है ना, ड्रॉबैक बोल सकते हैं, कि साइंस के ऊपर हमने फोकस किया ही नहीं। इसीलिए आप देख लिया वो लोग जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इतना आगे निकल गए, हम काफी हद तक साइंस में पीछे हो गए। हालांकि इंडिया फिर भी काफी कोशिश कर रहा है, बट क्योंकि हमारा बेस नींव ही कमजोर थी। नींव ही, अब देखो किसी मकान को आप बनाना 10 मंजिल, तो उसके लिए नींव अच्छी होना बहुत जरूरी है। हमारी नींव ही कमजोर रहेगी तो वो टाइम लगेगा उस चीज में डेवलप करने में। यूरोपियन स्टार्टिंग से साइंस के ऊपर फोकस रहे, और उसका रीजन ये रहा कि हम लोग कुछ ज्यादा ही धार्मिक है, इंडियन को ज्यादा ही धार्मिक है, और वो स्टार्टिंग से वो एक ड्रॉबैक की तरह ही मैं मानूंगा उसको, रिलीजन को कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं। बट फिर भी यहाँ पे ग्रामर, लॉ, मेडिसिन वगैरह तो पढ़ाई जाता था अपने अपनी लैंग्वेज के अंदर। वुमेन्स वर डिनाइड फॉर्मल एजुकेशन, नॉर्मली औरतों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। मदरसे में जाके देख लोगे या आपके, मतलब नॉर्मली जनरल केस में, कुछ जगह एक्सेप्शन भी थे, बट हाँ जनरल केस बोले कि फॉर्मल जो एजुकेशन थी वो नहीं दी जाती थी। अच्छा, मेन फायदे क्या थे पुराने प्री ब्रिटिश जो इनके आने से पहले? वो ये था कि बेसिक लिटरेसी तो सबके पास थी, हर बंदे के पास थी, कि इतना कि वो अपना दिन भर के जो काम काज है वो कर सके। मेजर ड्रॉबैक क्या है कि साइंटिफिक एंड सेक्युलर लर्निंग नहीं थी, ये इसका मेन ड्रॉबैक है। आइए अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर किस तरह से एजुकेशन डेवलप हुई। तो एजुकेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनिशियली पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इस्तेमाल किया। मतलब हम नॉन इंटरवेंशन मतलब क्या है कि जो ये चले आ रहे हैं सोशल और रिलीजियस लाइफ, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वरना पता चला पूरे पूरे धर्म कम्युनिटी को अपने खिलाफ कर दिया। तो ये इनिशियली इन्होंने किया। अब आप इसको बहुत सही तरीके से समझा सकते हो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, अब 2 सेकंड समझ जाएंगे। मान के चलो कोई मदरसा है या कोई मंदिर है, ठीक है, वहां ये लोग संस्कृत और उर्दू की टीचिंग दे रहे हैं या अरबी पढ़ा रहे हैं। अब अगर ये पॉलिसी नॉन इंटरवेंशन मतलब क्या है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और उनको बोलते हैं कि एक काम करते हैं, मैं इंटरवेंशन करूंगा आज से इस मदरसे के अंदर और इस मस्जिद के अंदर, सॉरी मदरसा और मंदिर के अंदर ये लैंग्वेज ये आपसे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। हटो, पंडित की जगह ये बंदा आएगा, ये पढ़ाएगा और ये करेगा। तो क्या होगा, पूरी रिलीजियस कम्युनिटी की जो सेंटीमेंट है वो हट हो जाएंगे और वो रिवोल्ट कर देंगे। तो ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पता थी कि इंडियंस बहुत ज्यादा धार्मिक है, तो इसलिए उन्होंने इनिशियली नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी फॉलो करी कि जो चल रहा है चलने दो, अभी ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। लेकिन इसमें भी हमें कुछ चीजें पढ़नी है। एक तो ओरिएंटलिस्ट है, एक एंगलिस्टिक है, इसके अंदर भी इवेंजलिस्ट, यूटिलिटरिज्म और एंगलिस्ट, इनको ज्यादा ध्यान से पढ़िए। क्या एक्चुअली फिलोसफी है, थिंकिंग है। तो ये जो है ओरिएंटलिस्ट, इनका मानना है कि इंडियंस को इंडियंस लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, इंडियंस को इंग्लिश नहीं थोपी जाए इनके ऊपर। तो इनका मानना तो ये था, इनके बारे में डिटेल बताता हूं। जो एंग्लिस्टिक, इनका मानना क्या था कि नहीं, इंडियंस को इंडियन में नहीं पढ़ाना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए। और इसमें भी 3 कैटेगरी है। एक तो है इवांजेलिकल। इवांजेलिकल का मानना क्या था कि हम जो क्रिश्चियनिटी है वो सुपीरियर है हिंदूज और इस्लाम के ऊपर। तो ये क्रिश्चियन को सुपर मानता है। उनका मानना था कि वो कन्वर्ट कर दो क्रिश्चियंस के अंदर, कि लोगों को कन्वर्ट करो। तो इनका ये अलग ही चलता था, ये तो कन्वर्ट, ये तो हमेशा वही था कि ईसाई बना बना के एजुकेशन दो, तभी ये लोग सुपीरियर हो सकते हैं। धर्म को छुड़ा दो इनको, हिंदू को कन्वर्ट कर दो, मुसलमान को कन्वर्ट कर दो, इनका ये था। और ये जो यूटिलिटरियन, इनका मानना क्या था कि ये कोई ईसाई धर्म के बारे में नहीं था, कि ईसाई, इनका मानना था कि जो वेस्टर्न नॉलेज है वो सुपीरियर है, धर्म से रिलेटेड नहीं है, बट इनका मानना था कि जो मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज है वो सुपीरियर है कंपेयर टू द इंडियन नॉलेज। एंड आता है एंगलिस्टिक। इनका मानना क्या था, ये ना तो इन्होंने ये बोला कि मॉडर्न नॉलेज सुपीरियर है, बट इनका मानना था इंडियन जो है वो बैकवर्ड है, और अगर इन बैकवर्ड पीपल को आपको आगे लेके आना तो इनको मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन की मदद से ही लेके जा सकता है। और उनके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये 3-4 में डिफरेंस कर लो अभी यही, क्योंकि ये वर्ड बार बार आपके सामने आएंगे। ओरिएंटलिस्ट, इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाओ, इंडियंस को इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली वही ये लोग अडॉप्ट करेंगे। का मानना ये था, पूरा बताते हैं ओरिएंटलिस्ट का। गाइडेड बाय द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, ठीक है, प्रोमोटिंग इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग इन इंडियन लैंग्वेज और वर्नाकुलर, इंडियन लैंग्वेज में ही इन लोगों को एजुकेशन दी जाए। ये प्रैक्टिकल है कि ये लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इंडियन इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडियन। इनका मानना ये था। दे बिलीव दैट इंडियन वर अपोज टू द वेस्टर्न नॉलेज, इनका मानना था कि इंडियन वेस्टर्न नॉलेज के अपोजिट है, नहीं फॉलो करेंगे। Some were also interested in the exploring ancient
इंडियन सिविलाइजेशन, आपने देखा भी कई सारे इसमें रिसर्च भी होंगे, तो एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर ये लोग ज्यादा फोकस थे और कहीं ना कहीं ये मानते थे कि इंडियन सुपीरियर है। इनका मानना ये भी था कि इंडियन लैंग्वेज होगी काफी हद तक सुपीरियर, तो ये थोड़ा अलग ही सोच, अलग चल रहा है, ये बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। इनका मानना है कि इंडियन तो बिल्कुल ही बैकवर्ड है, बताया जैसे मैंने आपने। तो ये वेस्टर्न नॉलेज में जाना चाहेंगे। 3 ग्रुप है, इवांजेलिकल बता दिया मैंने आपको, क्या माना था, क्रिश्चियनिटी बस ईसाई में कन्वर्ट करो, एजुकेशन दो। यूटिलिज्म क्या बोल रहे हैं कि मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज सुपीरियर है, तो इंडियंस को कन्वर्ट करो। एंगलिस्टिकल क्या बोलते हैं, मतलब कन्वर्ट का मतलब उनको मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज दो। कन्वर्ट का तो खाली ऊपर ही था इवांजेलिकल, वही कन्वर्ट करने में ध्यान, इनको कन्वर्ट से मतलब नहीं, ये सिर्फ ये चाह रहे हैं किसी भी तरह जो मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज है वो पहुंचाई जाए, इनकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज छुड़ा दी जाए, संस्कृत उर्दू, उर्दू छोड़ो, इंग्लिश में पढ़ो। ये क्या बोलते हैं कि इंडियन तो बैकवर्ड है, ठीक है, अगर इनको प्रोग्रेस करना है तो मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज के थ्रू ही की जा सकती है। ऊपर वाले दोनों में क्या है, इन्होंने बैकवर्ड बैकवर्ड कुछ वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, इनका सिर्फ ये कि हाँ क्रिश्चियनिटी, और अगले का मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज सुपीरियर होती है। ये तो सीधा बोले, सीधा बेइज्जती कर रहे हैं कि तुम तो बैकवर्ड लोग हो, तुमको हम यही पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आगे भाई साहब, इन्होंने इस्तेमाल किया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या है कि आप एक काम करो, जो इलाइट क्लास है, जो रसूखदार लोग हैं, ठीक है, बेसिकली जो जनरल क्लास होती है, जिसमें जमींदार के बच्चे हो गए या लैंडलॉर्ड के बच्चे हो गए, उनको पढ़ाओ, और वो फिर नीचे जाके एजुकेट करेंगे। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये दिमाग में इनकी थी, बट हालांकि वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पूरी तरह से फेल होगी, क्योंकि जब एक इलाइट ग्रुप को पढ़ाएंगे तो वो तो पढ़ लिख के हो गए, अब वो नीचे उस एजुकेशन को पहुंचाएंगे नहीं, तो एक और यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाएगा। कास्ट रिलीजन तो चल ही रहा था, क्लास का, एजुकेटेड क्लास अलग हो जाएगी और जो अनएजुकेटेड क्लास होगी वो अलग हो जाएगी, तो 2 क्लास बन जाएगी इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पूरी तरह से फेलियर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है कि ये बोल रहे हैं कि आप कोई स्मॉल ग्रुप जो इलाइट क्लास है उनको एजुकेट करो, वो इन टर्न नीचे जाके बाकी सोसाइटी को एजुकेट करेंगे, बट ये कुछ नहीं करने वाले, खुद पढ़ लिख के पैसा कमाएंगे, बस खत्म करेंगे, इनको कोई मतलब नहीं बाकी लोगों से। तो फेमस एंगलिस्टिक कौन है जो किस पे फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, उसमें है जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रंट, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। आपको समझ में आया, मैकॉले भाई साहब, ये वही है मैकॉले भाई साहब कोडिफिकेशन वाले, ये वही है मैकॉले भाई साहब जो एजुकेशन में रिफॉर्म करेंगे। तो मतलब जो जो बंदा खुद इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर मानता है वो कैसे इंडियन लैंग्वेज में जाएगा। तो इसका मतलब जो भी आगे काम होगा वो इस मैकॉले और जो हमारे विलियम बेंटिक आएंगे वो भी हमारे यही रहेंगे एंग्लिस्टिक। तो ये पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफर करेंगे और आगे टोटल इंग्लिश लैंग्वेज ही चलेगी। हमें सिर्फ इनका एवोल्यूशन देखना है कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन पे थोपी गई। तो पहले हम पढ़ते हैं ओरिएंटलिस्ट का वर्ड। ओरिएंटलिस्ट मतलब कौन, जो इंडियन लैंग्वेज में ही प्रेफर करते हैं, जिनका मानना है कि इंडियन लैंग्वेज सुपीरियर है। तो उसमें वॉरेन हास्टिंग, हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये भी ओरिएंटलिस्ट थे। और उन्होंने क्या करा, ओरिएंटलिस्ट की पहचान कैसे है कि उन्होंने कलकत्ता में मदरसा बनाया 1781 में। तो एक कलकत्ता से मदरसा बनाने की वजह से आप समझ गए कि उन्होंने मदरसा मतलब क्या है कि उर्दू अरबिक लैंग्वेज में पढ़ा जाएगा, तो ये वही इंडियन लैंग्वेज को ही प्रेफर कर रहे हैं, ठीक बात है। जोनाथन डंकन, इन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज बनाया जहां लॉ और लिटरेचर रिलीजन पढ़ाएंगे इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये भी देख लो, ये बंदा भी कौन सा, ये बंदा भी ओरिएंटलिस्ट है क्योंकि इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है। विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के अंदर, अगेन एशियाटिक बंगाल, ये क्या करेगी, ये रिसर्च करेगी इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर, इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर, भगवत गीता, ठीक है, अलग अलग तरह के जो भी ग्रंथ है उनको कन्वर्ट किया जाएगा इंग्लिश के अंदर। तो ये भी आपका बोल सकते हो कि ये भी कहीं हद तक ओरिएंटलिस्ट है। चार्टर ऑफ 1813 में 1 लाख रुपए का फंड मिलेगा लिटरेचर और साइंस को प्रमोट करने के इंडियन सब्जेक्ट्स में और वो इंडियन लैंग्वेजेस में। तो अभी तक ये सब कुछ हो रहा था ओरिएंटलिस्ट के फेवर में, मतलब इंडियन लैंग्वेज को ही प्रमोट हो रहा था। लेकिन बाद में इनको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हमको अगर चीजें थोड़ा सा सस्ती भी करनी है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अब नीचे बंदा जो तहसीलदार है, ठीक है, वो बात करता है संस्कृत में और ऊपर जो ऑफिसर है वो बात कर रहा है इंग्लिश में, वही कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो इनको समझ में आएगा कि हमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करना है तो अब या तो तुम एक काम करो, कलेक्टर को संस्कृत सिखा दो या उर्दू सिखा दो। अब इतनी मेहनत मच्छी कौन करे, ठीक है, थोड़ा बहुत बता दे, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगी, जैसे बात करते थे ना, तुमको एक का देखा ऐसे जो इस तरह की, तो ये ठीक है, इतना तो बोल लेगा लोग, इससे ज्यादा नहीं बोल पाएगा। अब संस्कृत बोलेगा तब सोचो अंग्रेज कैसे संस्कृत बोलेगा, अंग्रेज कैसे उर्दू बोलेगा, तो बड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, तहसीलदार को बोलेंगे चुपचाप से इंग्लिश सीखो। तो हम जैसा टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं उस समय वो तहसीलदार बेचारा बैठ के इंग्लिश सीखेगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने के पर्पज से था। दूसरा इसका रीजन ये भी था कि अगर इंडियंस इंग्लिश मतलब वेस्टर्नाइजेशन कर देंगे, याद करो इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है इंग्लैंड के अंदर, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है तो वो अपने माल को इंडिया में बेचना चाहेंगे। अब इंडियन क्यों खरीदेंगे, वो तो भैया संस्कृत बोलते हैं, वो तो उर्दू पढ़ते हैं, अगर उर्दू पढ़ रहे हैं तो मदरसे वाले जो कुर्ता पजामे में रहेंगे, अगर संस्कृत बोलते हैं मतलब और जो संस्कृत के जो पाठशाला के अंदर पढ़ रहे हैं तो जो हमारी टिपिकल ड्रेस होती है धोती कुर्ता और उस तरह की वो पहनेंगे, टीका लगाएंगे, साफा बांधेंगे। तो ये हो गया, तो वो आपके कोट पैंट की पहनेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उनको वेस्टर्न एजुकेशन दो, तब जाके वो आपके जो माल जो है वो बन रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, जो भी कॉटन के जो कपड़े हैं वो खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो कई सारे मकसद थे
एजुकेशन को बाद में ये जो एंगलिस्टिकल के फेवर में जो हो जाएगा ना, ये तो आपने देखो नीचे पढ़ लिखा हुआ आ रहा है, ओरिएंटलिस्ट एंगलिस्टिक कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये ओरिएंटलिस्ट क्या बोल रहे हैं कि नहीं भैया इंडियन लैंग्वेज में, ये क्या बोलते हैं कि नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में, और बात इनके फेवर में क्यों जाएगी, क्योंकि इनके फेवर में कई सारी चीजें आ जाएगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत बड़ा फेवर होगा, जो बहुत बड़ा पॉइंट होगा जो इनको फेवर करेगा, और इसलिए पूरी लैंग्वेज बाद में इंग्लिश में हो जाएगी, ये ओरिएंटलिस्ट पिक्चर से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या इनके बीच में कंट्रोवर्सी रही। 1823 के अंदर एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनती है, ये याद रखिए कब बनी, 1823 के अंदर 10 मेंबर होते हैं, दो बराबर बराबर बांट देते हैं, 10 मेंबर रखे गए, 5 ओरिएंटलिस्ट 5 एंगलिस्टिक। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट को लीड कर रहे थे H.T. प्रिंसेप, वेरस जो एंगलिस्टिक थे उनको लीड कर रहे थे मैकॉले। अच्छा, ये कमेटी को नॉमिनेट किसने किया था, बनाया कौन था कमेटी को, इसको बनाया था गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बाद में। ठीक है, मतलब बाद में कमेटी तो बन गई, बट इसके लिए जो बाद में जब ये आई थिंक 1833 के आसपास आए थे बेंटिक, तो 8 से 10 साल के बाद, तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक आते हैं, वो अपॉइंट करते हैं मैकॉले के इसका चेयरमैन, और बाद में ये 18 मतलब कमेटी आपकी 1823 में बन गई, ध्यान रखिएगा, हम इसको कमेटी को आगे लेके जा रहे हैं, कमेटी अपना काम कर रही है, 5-10 साल हो गए, विलियम बेंटिक आता 1833 के अराउंड में, फिर वो 10 साल के बाद वो इस कमेटी में अपॉइंट करता है मैकॉले को, उसका चेयरमैन बनाता है, मैकॉले खुद एंगलिस्टिक है, जिसने अपॉइंट किया गवर्नर जनरल वो भी एंगलिस्टिक है, दोनों ही इंग्लिश को प्रमोट करने वाले हैं। और फाइनली 1835 में ये मैकॉले पब्लिश करता है मैकॉले मिनट, और मैकॉले मिनट में क्या करता है, ये बोलता है कि इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन दो, वेस्टर्न लर्निंग चालू करो, और खाली अपर क्लास जो हायर क्लास है उसको ही आप वेस्टर्न एजुकेशन दो। तो ये शुरुआत कहां से हुई, मैकॉले मिनट से। कैसे हुई, इसको किसने अपॉइंट करा, विलियम बेंटिक ने। कब अपॉइंट करा, जो कमेटी है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसके लगभग 10 साल के बाद, 10 से 12 साल के बाद, वो 10 से 12 साल में काम कर रही है, दोनों बराबर इक्वल में है, लड़ाई वड़ाई करते रहे, बट ठीक है, वो ओरिएंटलिस्ट अपना पैसा लेके जा रहा है अलग से, एंगलिस्टिक अपना पैसा लेके जा रहे हैं, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनली जो पूरी जो लड़ाई है वो कैसे गई एंगलिस्टिक के फेवर में, जब खुद गवर्नर जनरल जो बन के आया वो खुद एंगलिस्टिक आ गया, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, उसने फिर एंगलिस्टिक को ही चेयरमैन अपॉइंट करा, तो जो चेयरमैन जो चाहेगा वही होगा, और चेयरमैन की वजह से मैकॉले मिनट पब्लिश हुआ, और पूरी हमारी जो एजुकेशन है वो वेस्टर्न लर्निंग इंग्लिश में ट्रांसफर हो गई, मतलब अपर क्लास के लिए। अभी 1835 में हायर कोर्ट जो थे वहां पर्शियन लैंग्वेज चलती थी, उसको हटा के इंग्लिश कर दिया, तो यहां भी इंग्लिश आ गई, पर्शियन गायब, मतलब इंडियन लैंग्वेज गायब एक तरह से। ये भी विलियम बेंटिक, इसको भी विलियम बेंटिक का रोल है। 1838 के अंदर ऑल स्टेट फंड फॉर ओरिएंटल लर्निंग वर डिक्लेयर्ड क्लोज्ड, खत्म, ओरिएंटलिस्ट का काम खत्म, जो भी पैसा मिल रहा था खत्म, अब तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए या मंदिर के लिए, जो संस्कृत और उर्दू पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं जाएगा इंग्लिश के ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, जो करना खुद से करो, या आपने कोई राजा महाराजा दे दे तो अलग बात है, पूरी तरह से क्लोज हो गया। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ओरिएंटलिस्ट का चैप्टर हो गया क्लोज। 1844 के अंदर क्या होगा, 44 एप्लीकेंट फॉर गवर्नमेंट इंप्लॉयमेंट शुड पोजेस नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये कर दिया कंपलसरी कि भैया आप देखो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम सारे संस्कृत में बात करते हो, तुम देखो तुम उर्दू में बात कर रहे हो, हमारे जो इंग्लिश में उनको उर्दू बोली नहीं आ रही, संस्कृत बोली, वो हिंदी तो ढंग से बोल नहीं पा रहे, तो अब ये ठीक है, अब जो भी आएगा उसको इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश नॉलेज है तो ही आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं, मतलब अंडर जो काम कर सकते, क्लर्क जो पोस्ट है उसके लिए, ज्यादातर इन क्लर्क की पोस्ट के लिए इस्तेमाल होते थे। तो ये कब किया गया, 1844 में, डेट याद रखिएगा। थॉमसन भाई साहब का प्लान है, ये भी जरा देख लो, ये थॉमसन कौन है, ये है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के, ठीक है, ये एलजी है, और इनके क्या प्लान था, इनका मानना ये था कि आप जो विलेज एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में दो, बाद में आप उसको इंग्लिश में कर दो, तो ये अपना एक अलग प्लान फॉलो कर रहे हैं वहां पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसके प्लान को लिया जाएगा बाद में, देखिएगा जो हम वुड डिस्पैच इस्तेमाल करेंगे, वुड डिस्पैच आएगा, वुड्स डिस्पैच 1854 में, वो इस प्लान को एज इट इज उठा लेगा, जो थॉमसन प्लान जो चल रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंदर, उसको उठा के एज इट इज पूरे इंडिया पर लागू कर देगा। बट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि पूरा जो पिक्चर है अभी तक एंगलिस्टिकल के फेवर में जा रही है, कहीं भी ओरिएंटलिस्ट जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये थॉमसन प्लान एक चल रहा था जो कहीं ना कहीं ओरिएंटलिस्ट को थोड़ा सा एज दे रहा है, क्योंकि ये क्या बोला कि वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है वो विलेज एजुकेशन जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में कंटिन्यू करो, आप हायर पोस्ट के लिए भले इंग्लिश में पढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे आता है रोल ऑफ बंगाली इंटेलेक्चुअल, कि जो बंगाली भाई साहब थे पढ़े लिखे जो थे, उनका क्या रोल रहा इस पूरे इन कंट्रोवर्सी के अंदर। मोर बेनिफिशियल फॉर इंडियन टू रिसीव इंग्लिश, इनका मानना यह था कि इंग्लिश में एजुकेशन हमारे लिए ज्यादा फायदा है, इससे हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसी ड्यूरेशन में राममोहन रॉय और डेविड हारे हैं, राममोहन रॉय खुद वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे, इन दोनों ने मिलके हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बनाया 1870 के अंदर, और यहां पूरी एजुकेशन दी जाती थी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज का ये भी एक प्लस पॉइंट था एंग्लिस्टिकल की, इंडियंस भी फेवर कर रहे हैं, और इंडियन जो खासकर जो बंगाली इंटेलेक्चुअल थे वो भी बोल रहे हैं कि भैया इंग्लिश में ही हमको चाहिए, तो वो खुद आगे से बोल इंग्लिश में चाहिए, ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी को तो फायदा दिख रहा है
उनकी ट्रेड बढ़ जाएगी, ठीक है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ हो जाएगा, तो क्यों नहीं बारी एंग्लिस्टिक के फेवर में जाएगी, जाएगी और गई बाद में हो। तो बताइए कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया अंडर द ब्रिटिशर्स वाज गाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसिडरेशन, कि क्या क्या मेन दिमाग में था उनके। तो पहला था इवांजेलिकल, इवांजेलिकल मतलब क्या है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फैलाना, कि इनको पढ़ाओ लिखाओ क्रिश्चियन बनाओ, ठीक है। जो आजकल के जो मिशनरी स्कूल है, आप जाके देखेंगे बहुत सारे स्कूल, सेंट मैरी स्कूल अलग अलग है, तो फादर वगैरह का प्रिंसिपल है, आपने देखा होगा वहां पे, कि हमें नहीं लगता कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, बट काफी हद तक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। अगर आप कोई पढ़ा हुआ है स्कूल में तो आपको समझ में आ जाएंगे कि जिस तरह की प्रेयर्स होती है, जिस तरह के नाटक वो लोग रचते हैं, तो काफी हद तक है कि वो थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी को डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली करोगे तो भैया पकड़ में आ जाओगे, तो बट हाँ वो थोड़ा चीज करते हैं इस चीज को अपने एंड पे। मैं खुद सेंट मैरी स्कूल से पढ़ा हूं, तो मुझे पता है कि किस तरह से वो अपने प्रिंसिपल को थोपते नहीं है, बट हाँ एक वो चीज जो एनवायरमेंट होता है, उस एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की जाती है। कोई अगर क्रिश्चियन मेरी बात से अगर एग्री नहीं करता तो भैया तो सच तो कड़वा लगता ही है, तो इसमें तुम मानो मत मानो, ये चीज स्टार्टिंग से चली आ रही है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर है टू ऑब्टेन ए चीप सप्लाई ऑफ द क्लर्क, वही है कि अगर आप इंग्लिश में दोगे तो चीप सप्लाई हो जाएगी क्लर्क की, ये भी एक पॉइंट मिल जाएगा, मतलब जो क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए, क्योंकि अगर नहीं होगे तो मजबूरी में इंग्लिश को रखना पड़ेगा, और इंग्लिश तो पैसा ज्यादा लेंगे। पॉलिटिकल कैसे है, टू सर्व एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया, ये पूरा पॉइंट है। मैकॉले का एम क्या था, क्रिएटिंग ए क्लास ऑफ पर्सन वो वुड बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियन मॉरल एंड इंटेलेक्ट, तो ये मैकॉले का एम था अपनी मैकॉले जो मिनट बनाने के पीछे। कमर्शियल क्या था, कमर्शियल वही था कि ब्रिटिश के मैन्युफैक्चर के लिए यहाँ पे खरीदार मिल जाएंगे अगर इंडियन वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करेंगे पढ़ेंगे तो। और मॉरल क्या था, टू इनकलकेट ए न्यू सेट ऑफ वैल्यूज दैट जस्टिफाइड द कॉलोनिकल रूल एंड ग्लोरीफाइड द ब्रिटिश वेज। तो अगर ये इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ये ब्रिटिशर्स को ग्लोरीफाई करेंगे, बोले हाँ ब्रिटिशर्स का रहना कम, और ये हुआ भी। 1857 के रिवोल्ट में बंगाली जो इंटेलेक्चुअल है उन्होंने सपोर्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्यों, उनका मानना था कि इनका रहना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो कई हद तक ये लोग सक्सेसफुल भी रहे इस मॉरल जो इसके रीजन के पीछे। तो ये सारे रीजन है कि क्यों किस तरह की इनकी एजुकेशन पॉलिसी थी, और वो किन किन फैक्टर के ऊपर ये अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चल रहे थे। तो व्हाट फैक्टर वर गाइडेड द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इंडिया, क्रिटिकली एनालाइज 250 वर्ड्स है, तो 250 वर्ड्स के अंदर छाप दीजिए ये पांचों पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बट हाँ यहाँ पे प्लीज यहाँ पे ये लिखते वक्त ये मत लिख देना कि आज के भी जो स्कूल है उसमें भी ये तो मैंने वैसे अपने अपने एक्सपीरियंस से बताया जो मैंने देखा नॉर्मली, क्योंकि आप इस चीज, चलो तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वुड एजुकेशन डिस्पैच, तो इसके बाद 1854 के बारे में बात करते हैं। सर चार्ल्स वुड जो प्रेसिडेंट थे उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन सा वाला है, ये वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो बनाया गया था किसके लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए। कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद आ गया कुछ, हाँ उसके प्रेसिडेंट है सर चार्ल्स वुड। ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है इंडिया के, बाद में जाके बनेंगे, ठीक है, बाद में बनेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये क्या है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये आपको पता चल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, याद है कुछ, हाँ। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है के प्रेसिडेंट थे। अब इन्होंने क्या बोला, ही वॉज द फर्म बिलीवर ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द इंग्लिश रेस। भाई साहब इनको लगता है कि इंग्लिश रेस ही सुपीरियर है, इंडियंस तो खैर ये मुझे लगता है कि ऐसे इनके उनके दिमाग में सबके यही चलता था, क्या करें, गोरे है ना, तो उनको लगता है कि गोरा कलर जो है वो सुपीरियरिटी का सिग्निफिकेंस है। अब क्या करें इनको, चलो इन 1854 सेंड ए कॉम्प्रिहेंसिव डिस्पैच ऑन द स्कीम टू फर्दर, इसने एक्चुअली क्या करा 1854 का पूरा एक पूरा कच्चा चिट्ठा बना के भेजा कि ये लो अब आगे इंडिया के अंदर एजुकेशन ऐसे चलेगी। अब क्या डिस्पैच था वो जरा पढ़ लेते हैं। इस डिस्पैच को बोलते हैं मेग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ जाए तो वो डिस्पैच। अब क्या क्या चीजें बोली गई इस पॉइंट, पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, सारे ए टू जेड जितने भी पॉइंट मैं बताने वाला हूं सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है एम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है कि टीचिंग ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, हम सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन से बात करेंगे, क्लियर कट कर दिया, ओरिएंटलिस्टिक का चैप्टर क्लोज। लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए इसने थॉमसन मॉडल की मदद ली, जिसमें क्या बोला गया कि प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर, मिडिल एंड हायर स्कूल के लिए एंग्लो वर्नाकुलर, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए इंग्लिश मीडियम। आपको ये सुन के थोड़ा बहुत लग रहा होगा ना कि यार सर ये तो कुछ कुछ हमारा जैसा सिस्टम है, हम जो अभी प्रेजेंटली पढ़ते हैं। आप देखो प्रेजेंटली आप देखो 11 12 तक जाओगे तो आपको हिंदी में और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, बट 12th के बाद अब स्पेशली अगर अच्छे कोर्सेज में आ रहे हो जैसे इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल हो गया तो वहां आपको इंग्लिश ही लेना पड़ेगा। तो काफी हद तक हम इन्फ्लुएंस है वुड डिस्पैच से, हमारी एजुकेशन पॉलिसी अभी की करंट की 2020 की बात करूं 2020 में। हो सकता है कोई मेरा वीडियो 200 300 400 साल के बाद दिख रहा हो, तो भैया मैं 2020 के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या रिकमेंडेशन दी इसने,
क्रिएट ए डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच प्रोविंस, ये बना दिया। हर प्रोविंस के अंदर एक डिपार्टमेंट तैयार किया जाएगा पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, जो देखेगा पूरा हैंडल करेगा प्रोसेस को एजुकेशन से रिलेटेड। और साथ में स्टेबलाइजमेंट ऑफ द न्यू ग्रेडेड स्कूल, कैसे कि एक एलिमेंट्री स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, इस तरह से अलग तरह का ग्रेड बनेंगे। 5वीं तक के लिए अलग, या 8वीं तक के लिए अलग, 8 से लेकर 12 के लिए अलग, और या उसके लिए और मान सकते छोटा कर दो, 1 से 5 अलग, 5 से लेके 10 अलग, इस तरह मतलब एलिमेंट्री, इसमें कोई लेवल डिफाइन नहीं है, बट हाँ 3 लेवल के, मतलब कोई क्लास का ऐसा नाम नहीं है कि एलिमेंट्री कितना होगा। एलिमेंट्री, मिडिल और स्कूल के अंदर, हाई स्कूल के अंदर 3 लेवल बनाए जाएंगे, उनके थ्रू एजुकेशन दी जाएगी। साथ में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी कलकत्ता में, बॉम्बे, ये तीनों जगह का नाम याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिवर्सिटी कहां कहां पे बनाने का प्रोविजन है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल के ऊपर, और बाद में यूनिवर्सिटी बनी भी यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि ग्रांट एड मिलेगी। अगर कोई प्राइवेट वाला बंदा, अंबानी अडानी जैसा कोई आना चाहता है और बोलता है कि भैया मुझे भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो तुमको पैसे से मदद दी जाएगी, ठीक है, ये एक चीज है। सेटिंग अप ऑफ द टेक्निकल स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है, जहां पे वोकेशनल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपको मान चलो इंजीनियर हो, आपको कल को मैकेनिकल इंजीनियर है हमारे बीच में 1-2 लोग, तो जो मैकेनिकल इंजीनियर है, कल को मान चलो ट्रक खोलना पड़ा, या कार की मान चलो कार थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह दे देंगे कि भैया इलेक्ट्रिकल हो तो बल्ब वल्ब ठीक करने का थोड़ा सा, तो वोकेशनल इंस्ट्रक्शन के ऊपर एम्फेसाइज किया जाएगा टेक्निकल स्कूल और कॉलेजेस बना के। सेटिंग अप ऑफ द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड वर्नाकुलर स्कूल, ये भी आ गया। जो भी पढ़ाने वाले मास्टर है भाई साहब, उनको पहले ट्रेनिंग करो, फिर बाद में वो पढ़ा पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इंडियंस को इंग्लिश खुद ही नहीं आती। अब तो इंग्लिश खुद इंग्लिश इंडियंस नहीं आता, तो इंग्लिश में कैसे जाके पढ़ा सकते हैं? हर जगह तो यूरोपियन जाके पढ़ाएंगे नहीं, तो उन टीचर को ट्रेन करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी, वहां पे उनको ट्रेन किया जाएगा। सपोर्ट ऑफ द एजुकेशन फॉर वुमेन, हाँ, वुमेन्स के एजुकेशन के सपोर्ट देगा फाइनेंशियली। तो इससे जुड़े कुछ पॉइंट है। 1857 के अंदर मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे के अंदर यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगी, जो कि यहाँ बोला भी था, इन तीनों जगह यूनिवर्सिटी बनेंगी। 1854 में इसने बोला था, बट 3 साल में यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगी 1857 के अंदर। साथ में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा एंड इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की, ये ओपन हो गए, जहां पे यूरोपियन या यूरेशियन को ही ट्रेनिंग मिलती थी, मतलब इंडियंस का भी रोल नहीं यहाँ पे। ये कहां से आया? इस पॉइंट से आया, देखो ये वाला टेक्निकल स्कूल एंड कॉलेजेस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया का कौन सा है, इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए केबीसी टाइप का कि फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो है इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की, जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओपन किया था, जो अभी फिलहाल तो आईआईटी रुड़की हो चुका है वो। तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा, ये भी है, ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है। अब आइए वुमेन्स की एजुकेशन के ऊपर कि क्या क्या वुमेन्स की एजुकेशन काम, क्योंकि उन्होंने बोला ना, क्या बोला यहाँ पे, एजुकेशन फॉर सपोर्ट करेंगे, तो इनका भी थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि वुमेन एजुकेशन का क्या सिस्टम रहा पूरा। तो इससे पहले वुड डिस्पैच से पहले 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। एक था 1819 के अंदर कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी, जो सेटअप किया था क्रिश्चियन मिशनरीज ने, मिशनरी वही जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के हिसाब से पर्पस से आता है, तो उन्होंने सेटअप किया वुमेन को, फीमेल को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, जुवेनाइल सोसाइटी। 1849 के अंदर एक गर्ल्स स्कूल बना कलकत्ता में, जिसको फाउंड किया था JED बुथेनी, जो थे प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ एजुकेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो ये 2 छोटे पॉइंट हो गए कि गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता किसने बनाया? JD बुथेनी ने बनाया। कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी किसने बनाया? क्रिश्चियन मिशनरी ने बनाया। डेट का वो इंपॉर्टेंट है। और 1854 के अंदर वुड डिस्पैच ने बोल दिया कि हम वुमेन के एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे। एनालाइज देख लेते क्या क्या एनालाइज है। इन रियलिटी नाइदर द कंपनी नॉर द क्राउन वाज रियली इंटरेस्टेड इन प्रोमोटिंग एनी काइंड ऑफ लर्निंग इन इंडिया। तो भैया अगर ये इनका मकसद ये नहीं था, तो मकसद था क्या फिर? अगर ये इंडिया को प्रमोट, इनका मकसद इतना था कि जो क्लर्क की पोस्ट है, वो ये नहीं चाहते थे कि यूरोपियन बंदा आके करे, क्योंकि ये तो जॉब बहुत छोटी है, उसको बड़ा शर्मिंदगी होगी। दूसरी चीज क्या है, उसको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसको फिल करने के लिए इनको पता है कि एक चीज, कुछ लोग चाहिए। तो इनका मकसद सिर्फ उतना था। साथ में जस्टिफाई द कॉलोनी रूल, को ये जो क्लास होगी ये हमारे रूल को जस्टिफाई करेगी। साथ में आपको मैंने बता दिया कि वेस्ट यूरोपियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वजह से इनके माल को खरीदने के लिए एक क्लास बनकर तैयार हो जाएगी। वो सारे पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। In fact, literacy was hardly better in 1921 than in 1820, जो 1821 में थी। 100 साल के बाद में भी लिटरेसी उससे ज्यादा बेहतर नहीं हो पाई, क्योंकि आप देख रहे हैं क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि जो मदरसा था, जो मस्जिद थी और जो मंदिर थे, तो वहां का एजुकेशन तो इन्होंने तहस कर दिया, ठीक है। फिर भी वो अपने फंडिंग से जैसे काम चला, उनको फंड दे नहीं रहे, और जो ये खुद फंड दे रहे हैं वो सिर्फ हायर क्लास के लिए रिजर्व कर रखा है, समझे। तो बहुत कम लोग ही उस समय एजुकेशन को जो है एक्सेस कर पा रहे थे आसानी के साथ। फिल्ट्रेशन थ्योरी प्रैक्टिकली काम करी नहीं, बल्कि इसने एक और डिवाइडेशन तैयार कर दिया लिंग्विस्टिक और कल्चर डिवाइड बेसिस पे। तो ये आ गया क्योंकि कुछ ही लोग उस एजुकेशन को ले पाए फायदा। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, जी वुमेन एजुकेशन, उस पर ध्यान दिया ही नहीं गया, पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया। फॉर नेक्स्ट 100 ईयर, 1821 से 1920 की मैं बात कर रहा हूं, एजुकेशन वाज सो वेरी लिमिटेड दैट इवन failed to compensate for the destruction of the traditional education system, कि जो हमारा सिस्टम था उसको ही तहस नहस कर दिया, उसको कंपनसेट भी नहीं कर पाए लोग। तो
ये आप इस तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं। एंड फाइनली अपनी बातों को कैसे खत्म करेंगे कि ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हुआ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, कि कंट्रोल मिल गया ज्यादा और ज्यादा पेनिट्रेशन मिल गया इंडिया के अंदर। दूसरा, इंडिया को क्या फायदा हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, और जो नेशनल कॉन्सेशन है उसकी एक भावना, देशभक्ति की भावना इनके अंदर पैदा होगी। पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं, बस इसके अंदर छाप देना। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। 250 वर्ड्स के अंदर आराम से लिख सकते हैं। बोलिए। चैप्टर हाँ खत्म हो गया। तो ये चैप्टर है हमारा पूरी तरह से एंड हो गया। मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट आई थिंक मैं मिस कर गया हूँ, आई थिंक सो। इसके अंदर कुछ मैंने मिस किया, मुझे ऐसा लग रहा है। एजुकेशन पॉलिसी चेक करते हैं। यस यस यस, ये पूरा तो 7 पॉइंट तो मिस कर ही दिया हमने। ये वाला सोशल पॉलिसीज के बारे में, ये तो मिस ही हो गया मैंने, क्योंकि 7th स्किप करके 8th पे आया था ना, तो 7th पॉइंट मिस हो गया हमारा। इसको भी देख लेते हैं, 2 मिनट ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का बस। तो लास्ट है 7 पॉइंट सोशल पॉलिसीज के बारे में। तो सोशल पॉलिसीज ड्यूरिंग 1773 एंड 1813 को जरा चेक करते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये था ब्लेंड ऑफ ओरिएंटलिज्म एंड पॉलिटिकल प्रेगमेटिज्म। इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल कैसे मेरे प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से रिलेटेड है, कि प्रैक्टिकली हम चीजों को ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि रिलीजियस बिलीफ के ऊपर ज्यादा रहेगा। तो इनका जो भी सोशल पॉलिसी इनका ब्लेंड था। ओरिएंटलिज्म का मतलब है कि मोर फोकस थे, आपको पता है ओरिएंटलिज्म इंडियन कल्चर के ऊपर ज्यादा प्रमोट करते। तो दोनों, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये इंडियन कल्चर को अवॉइड कर दिया, इंडियन कल्चर को भी जोड़ा गया और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन को भी लिया गया, दोनों को मिक्सिंग करके ये लोग चले सोशल पॉलिसी। और देखते हैं कैसे स्टार्ट हुआ। हालांकि पॉलिटिकल प्रेगमेटिज्म इस वर्ड को समझाने के लिए मैंने नीचे एक छोटी सी स्क्रीनशॉट लगा रखा, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बाद में। तो वॉरेन हास्टिंग्स से स्टार्ट करते हैं सोशल पॉलिसीज के बारे में। फेवर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच वाज वेल वर्स्ड इन इंडियन लैंग्वेज एंड रिस्पांसिबल फॉर इंडियन ट्रेडिशन। इसको मानना ये था कि हमारा वो आपको बताइए किसी ने कॉलेज बनाया, सॉरी मदरसा स्टार्ट किया, तो ये तो ओरिएंटलिस्ट था ही नेचर से वॉरेन हास्टिंग, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या चीजें अच्छी करी वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे, क्या क्या चीज अच्छी हुई। इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, जो बाद में इंडियन कल्चर के ऊपर काम करेगा। हेल्प इन द रीडिस्कवरी ऑफ द अर्ली ट्रेडिशन ऑफ द इंडियाज। तो 3 से 4 छोटे छोटे पॉइंट है। एशियाटिक सोसाइटी के बारे में अलग से बात करूंगा मैं ढंग से डिटेल में। सेटअप द कलकत्ता मदरसा, पता ही आपको, जो पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज के लिए। फोर्ट विलियम्स कॉलेज में भी जो बनाया गया, उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि जो सिविल सर्वेंट को ट्रेन करने के लिए, जहां लिटरेचर, साइंस और इंडियन लैंग्वेजेस की। अब ये जो है आपको, मुझे सिर्फ इतना सा बताना कमेंट के अंदर कि जो फोर्ट विलियम्स कॉलेज के अंदर जो ट्रेनिंग के बारे में बात हो रही है, क्या ये वॉरेन हास्टिंग की वजह से हुआ या ये किसी और की वजह से हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये वॉरेन हास्टिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ये वाला, ये जो फोर्ट विलियम्स कॉलेज है, आप जानते हो, इसके लिए किसको क्रेडिट देंगे, ये वेलेस्ली का क्रेडिट है। वेलेस्ली ने ही इस चीज की स्टार्ट की थी 1800 के अंदर, और 5 साल में उसको अबॉलिश भी कर दिया गया था। फिर वापस कहाँ पहुंच गए थे, कॉलेज एट हेलबरी, और वो भी 1858 में उसको भी खत्म कर दिया गया था। अपने आज ही पढ़ा है। तो ये हमें ले देना, ये है वेलेस्ली। और कब हुआ था स्टार्ट, 1800 में, 1800 के अंदर। ये थोड़ा सा मैं छोटा लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, समझ जाएगा ना। नेक्स्ट, नाथनियल हलकट ही बोलूंगा मैं इसको, नाम तो कुछ और है इसका, हलकट समझता ना, याद रहेगा। तो ये जो हलकट था, इस हलकट ने क्या बोला, ये एक्चुअली वॉरेन हास्टिंग का एसोसिएट था। इस भाई साहब ने कंपाइल्ड किया इस सेट ऑफ हिंदूज कस्टमरी एंड रिलीजियस लॉ को, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया समझने के पर्पस के हिसाब से, और बाद में पब्लिश किया ग्रामर ऑफ द बंगाली। मतलब इसके बारे में अगर पूछा जाए आपसे, आ सकता है कि जो हलकट भाई साहब ने क्या करा, तो हिंदूज कस्टमरी रिलीजियस लॉ को ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर, पहला काम। और दूसरा काम क्या करें कि बंगाली जो ग्रामर है उसको पब्लिश किया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो ये 2 भाई साहब ने काम की। ये हलकट के बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा। ये कौन था, ये वॉरेन हास्टिंग का एसोसिएट था। प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा तो कुछ खास है नहीं। अब आते हैं 1813 के बाद। 1813 तक तो ये लोग कुछ भी प्रॉब्लम कर नहीं रहे, इंडियंस को बोला कि भाई तुम अपने हिसाब से रहो ज्यादा, क्योंकि किसका ब्लेंड था, ओरिएंटलिज्म और प्रैक्टिकल प्रेगमेंटेशन का, तो ज्यादा ये प्रॉब्लम करनी है। बट 1813 के बाद ये लोग जो पॉलिसी फॉलो करेंगे उसको बोलेंगे कॉशियस इंटरवेंशन। मतलब हाँ, इंटरवेंशन करेंगे बट बहुत मतलब बहुत फोकस हो गए। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर दे और वो बाद में इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो देखते हैं कैसे। Until 1813, Britishers followed policy of the non-intervention in socio-culture and religious life of India. ठीक है, इस 1813 तक इनको मतलब तुम्हें जो करना है करो, सती वती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, वटेवर जो करना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इनको। 1830 के बाद, क्योंकि 1830 के बाद कई सारे इंटेलेक्चुअल जो है वो पैदा हो जाएंगे, खास करके राजा राम मोहन रॉय बंगाल के अंदर, जिनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और भी कई सारे हैं, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, और भी कई सारे लोग हैं। तो ये लोग भी एक बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे इस पूरे जो सोशल पॉलिसीज जो डिजाइन हो रही है ब्रिटिशर्स की, उसके लिए। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ये बात समझ में आई, क्योंकि उस समय मिशनरीज आना स्टार्ट हो गए थे इंडिया में।
1813 के चार्टर एक्ट के बाद। और ये मिशनरीज ने देखा कि बहुत ज्यादा सोशल इवल्स हैं इंडिया के अंदर, और इनको अगर दूर करना है तो वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो कुछ फैक्टर बने जिसकी वजह से इन्होंने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया, लेकिन क्या चीज रखा, कॉशियस इंटरवेंशन, बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं कि सीधा आके ये लोग करें, क्योंकि उनको पता था अगर किसी भी तरह रिलीजियस सेंटीमेंट हट कर दिए तो ये लोग इंडियंस जो है बहुत ज्यादा रिलीजियस है और वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो देखते हैं, तो आफ्टर 1813 इंडस्ट्रियल एंड इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन हो गया ब्रिटेन के अंदर। वहां पे लेबर की डिमांड होगी कि भाई हमें ह्यूमनिज्म, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी चाहिए, पूरा इंग्लैंड के अंदर चल रहा है। अब इंग्लैंड के अंदर चल रहा है ये बातें, जब वहां पे कुछ जो हमारे इंडियंस थे, स्पेशली जो राजा राममोहन रॉय जैसे लोग हुए, तो जब ये जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह का बिहेवियर है, और बाद में वो लोग जब इंडिया में आते हैं, खासकर वही यूरोपियंस के लोग, जो लेबर पार्टी के लोग हो गए तो इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में आके वही सेम प्रिंसिपल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिशमैन विद द मॉडर्न लिबरल आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के साथ इंडिया में आना स्टार्ट हो जाते हैं। मिशनरीज भी मान सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि ट्रेड के लिए जो लोग आ रहे हैं वो भी हो सकते हैं, और ये लोग आके सेम प्रिंसिपल इंडिया में लागू करते हैं कि ये सेम प्रिंसिपल इंडिया में भी होना चाहिए। दे फॉलो ए पॉलिसी ऑफ द कॉशियस इंटरवेंशन टू मेंटेन द वर्केबल बैलेंस। तो एकदम से नहीं कि एकदम से पूरा चेंज कर देंगे, धीरे धीरे। आइए जरा देखते हैं कैसे, कौन कौन से मेन प्रिवलेंट कस्टम थे उस समय, जो सबसे ज्यादा बुराइयां थी इंडियंस में, आप ये कह सकते हैं कौन कौन सी थी, वो जरा देखते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी, एक तो फीमेल इन्फेंटिसाइड की, ठीक है, स्लेवरी की हो गया। उसके अलावा वुमेन एजुकेशन में फोकस नहीं करते, तो वो तो अलग ही चीज, तो पढ़ चुके पूरा। दे आफ्टर सती की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो पहले बात करते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, एक और चाइल्ड मैरिज भी है, बिल्कुल चाइल्ड मैरिज भी है। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड को देखते हैं क्या है इसमें। एक मिनट हो जाइए, मेरा इसमें चार्जर खत्म हो रहा है लैपटॉप का, वरना बंद हो जाएगा बीच में, 2 सेकंड हो जाइए, मैं इसको वापस बंद नहीं कर रहा हूं, बस मैं चार्जर लेकर आ रहा हूं। तो देखते हैं पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड को। तो फर्स्ट वन टू बी सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। तो सबसे पहला सोशल जो इविल्स थी जो इंडिया में प्रेवलेंट थी, उसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड ऐसा था जो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंद करा। कहां प्रेवलेंट था, कुछ खास कम्युनिटी के अंदर, जैसे राजपूत के अंदर, जाट के अंदर, और जो मेवातीज हैं, ठीक है, इनके अंदर, ये इनके अंदर ही फीमेल इन्फेंटिसाइड ज्यादा था। थोड़ा सा लड़कों से लगाव ज्यादा था, तो ये छोटे जो बच्चे होते थे जो फीमेल, उनको मतलब पढ़ देखा ही होगा आपने इसके बारे में, मैं क्या डिस्कस करूं। नेक्स्ट है जोनाथन डंकन, जो बनारस के रेजिडेंट। अब रेजिडेंट का मतलब समझ गए आपने, इतनी सारी कॉन्क्वेस्ट पढ़ाई है, रेजिडेंट का मतलब तो आपको अच्छे से पता ही है। तो जोनाथन डंकन ने क्या करा, ये फर्स्ट ऑफिशियल थे जिन्होंने इन्फेंटिसाइड को सप्रेस किया। अब ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ऑटोमेटिक इनका नाम। इन्फेंटिसाइड बैंड बाय, फाइनली इन्फेंटिसाइड को खत्म कैसे किया गया, मतलब ये तो चलो बंदे ने किया, मतलब ये तो बना जो रेजिडेंट है अपने अपने एंड से कर रहा है। ऑफिशियली, ऑफिशियल मतलब जो ये जो एक्ट लाके या रेगुलेशन लाके कब किया गया, वो किया गया, 2 रेगुलेशन थे। एक तो बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795, एक रेगुलेशन 6 ऑफ 1802। ये 2 रेगुलेशन है जिन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन कर दिया पूरी तरह से। मतलब पेपर पे तो बैन हो गया, प्रैक्टिकली कितना हुआ नहीं हो, एक अलग अलग पॉइंट है, वो एक डिबेटेबल पॉइंट है। नेक्स्ट आता सती एंड विडो रीमैरिज। तो इसके ऊपर कौन काम कर रहे हैं, वहां तो कौन थे, यहां तो थे जोनाथन डंकन। अब आते हैं सती एंड विडो रीमैरिज के लिए कौन मेन बंदा है, वो है सेली ब्रूक। 1789 के अंदर ये कलेक्टर हैं शाहबाद के, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टॉप द एक्ट ऑफ सती। उनके सामने एक्चुअली इवेंट ये था कि ये उनको पता चलता है कि सामने एक जो लेडी है उसको अपने हस्बैंड की चिता के साथ जलाया जा रहा है, तो ये जाके उसको रोक देते हैं, ठीक है। और ट्राई टू शो दैट सती वाज अगेंस्ट द वैदिक कल्चर, और बाद में आके उसको अपने जो भी इंडियंस जो कलीग्स हैं उनकी मदद से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वेदों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस तरह सती की जाए, तो ये वैदिक कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ये पहले बंदे से सेली बुक याद रखिएगा, बाद में रेगुलेशन भी बनेंगे। 1813 के अंदर गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि मिनिमम एज 16 साल, कि 16 साल से कम किसी भी बच्ची को आप सती नहीं करेंगे, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कितनी मतलब बेहद घटिया ये चीज है। मतलब एक अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ को उसकी चिता के साथ जला देंगे, भाई क्यों, ऐसा क्या है? और ये बड़ा गंदा सिस्टम, तो अच्छा हुआ चलो, ये तो कम से कम अगर आपसे कभी कोई पूछे ना कि ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के फायदे क्या है, तो फायदों में भैया बहुत सारे फायदों में ये फायदा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सती हो गया, फीमेल जो हमारे जो कस्टम चले आ रहे थे, कम से कम थोड़ा वहां से तो उन्होंने दूर करा, थोड़ा इंडियंस को बताया तो सही कि भाई तुम कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो रखे हो। और एक्चुअली धर्म के नाम पे यहाँ लोग बहुत ज्यादा अंधे हैं, धर्म यहाँ बहुत बड़ी चीज है, धर्म के लिए लोग इतने ज्यादा पागल हैं कि उनको कुछ समझ में आता नहीं। और धर्म होता क्या है, धर्म मुझे लगता है कि रिलीजन का मतलब होता है लोगों को जोड़ना, और आजकल धर्म हो गया लोगों को तोड़ना। तो ये धर्म वर्म तो बकवास की चीज है, इन पे ज्यादा फोकस आप लोग करिएगा, मतलब आप लोग यूपी सिविल सर्वेंट हो तो बेस्ट है, अपना एजुकेशन लो, आगे बढ़ो, ये रिलीजियस पे ज्यादा मत जाइएगा, ये धार्मिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं बिल्कुल भी। 1813 के अंदर गवर्नमेंट ने मिनिमम फिक्स 16 ईयर कर दी। विडो जो जिसकी बच्चा 3 साल से छोटा है उसको आप सती नहीं कर सकते, तो ये रेगुलेशन के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 में किया। राजा राममोहन रॉय जो इंस्ट्रूमेंटल थे सबसे ज्यादा, मतलब जो आप इंडियंस में बात करें, उधर तो चलो सेली ब्रूक हो ही गया, बट इंडियंस में राजा राममोहन रॉय थे जो बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे सती के।
So he actively agitate for abolition of the sati. His general, इनका जनरल था जिनका नाम था संवाद कामुदी. संवाद कामुदी ये मेन ऑर्गन बन गया इस एजिटेशन का. यहाँ ये डायरेक्टली लिखते थे सती के खिलाफ में, वैदिक जो इवेंट्स थे उनका भी रेफरेंस लेते थे, बताते थे कि क्यों सती गलत है. जी गवर्नर जनरल जो बेंटिक आया, विलियम बेंटिक, सती को क्रिमिनलाइज कर दिया 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर. बाद में पूरे प्रेसिडेंसी के अंदर 1834 के अंदर 5 साल के अंदर सारे मतलब पूरे और जितनी भी प्रेसिडेंसी जो इनके एक्वायर थी पूरे ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये चीज लागू कर दी गई. कहीं भी सती होगा तो क्रिमिनलाइज जो भी करेगा उसको सजा मिल दी जाएगी. तो ये किसने किया? ये गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने. अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे. अब ये तो बात होगी सती के बारे में, ठीक है. अब आते हैं विडो रीमैरिज के बारे में, कि अगर किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, चलो सती नहीं हो रही तो उसका जिंदगी भर शादी नहीं होगी, विधवा रहेगी जिंदगी भर. तो जो विडो रीमैरिज के ऊपर जो एक्ट है वो आया था हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856. और इसके पीछे जो मेन बंदा है वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो संस्कृत कॉलेज जो कलकत्ता में उसके प्रिंसिपल थे. तो इन्होंने वैदिक कल्चर के रेफरेंस लेके बताया कि क्यों ये जो विडो रीमैरिज है ये करना चाहिए. कई सारे रेफरेंस दिए और उसके थ्रू फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर करा कि वो एक एक्ट पास करे, और उन्होंने एक्ट पास किया भी, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856. डीके कार्वे हैं जिन्होंने खुद एग्जाम्पल सेट करा एक विडो से शादी करके, ठीक है. तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है. बाद में यही डीके कार्वे ने एक सेटअप किया इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे में अंदर 1916 के अंदर. तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने है. प्रीलिम्स के हिसाब से समझ ही होंगे कि पूरा इवेंट कितना इंपॉर्टेंट चला है, पूरा इवेंट जहां चला है कितने सारे पॉइंट आपको मिल रहे हैं प्रीलिम्स के हिसाब से. मेंस में तो कह रही है बट प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा. नोट पॉइंट क्या है? सम ऑर्थोडॉक्स हिंदूज. अब ऑर्थोडॉक्स हिंदूज मतलब समझ गए होंगे टिपिकल जो आज भी हैं, ऐसे सब हर कम्युनिटी के अंदर लोग हो जाएंगे, हिंदूज में चलेगी, मुस्लिम में चलेगी, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, जो धर्म को तो मतलब पता नहीं क्या मान के बैठे हैं. तो उनमें से इनको लीड करते काशीनाथ त्रेकावगिस, ठीक है, तारकावगिसी है. इन्होंने राम मोहन राय का एफर्ट को अपोज करा और खुद का, क्योंकि ये भाई साहब अपनी बातों को किसके थ्रू लोगों तक पहुंचाते, संवाद कामुदी जो इनका मेन जो जनरल था उसके थ्रू. तो इन्होंने भी ये चीज स्टार्ट करी, इन्होंने समाचार चंद्रिका करके जनरल स्टार्ट किया, वहां से ये डायरेक्टली राजा राम मोहन राय को क्रिटिसाइज करने लगे और अपने रिलीजियस का नाम दे देकर मतलब बिल्कुल अगेंस्ट होने लगे और लोगों के जो थिंकिंग है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगे. तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, ये और एक ये. किसके बारे में बात होगी? हमने फीमेल इन्फेंटिसाइड पढ़ लिया, सती के बारे में पढ़ लिया, विडो रीमैरिज के बारे में पढ़ लिया. अब बात करते हैं चाइल्ड राइट के बारे में. तो सबसे पहले आता था नेटिव मैरिज एक्ट, मतलब चाइल्ड मैरिज के बारे में बात हो रही है. द नेटिव मैरिज एक्ट 1872, वॉरेन हास्टिंग, याद करो वॉरेन हास्टिंग, ठीक है. इसको बोलता है सिविल मैरिज एक्ट. इसमें क्या बोला गया कि जो नहीं वॉरेन हास्टिंग नहीं है, सॉरी वॉरेन हास्टिंग नहीं है, माफ कीजिए, वो 1772 था, ये बाद में, सॉरी ये 1872 है, माफ कीजिएगा, ये वॉरेन हास्टिंग 1772 में था, ये मैं गलत बोल गया. तो द नेटिव मैरिज एक्ट इस बाद में आएगा 1772 में अंदर. इसको सिविल मैरिज एक्ट भी बोलेंगे. ये चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट कर देगा, मना कर देगा पूरी तरह से. तो एक तो हो गया पहला. एक दूसरा एज ऑफ कंसेंट एक्ट आएगा कुछ सालों के बाद. ये क्या करेगा कि किसी भी अगर गर्ल्स की एज 12 साल से छोटी है तो उसके साथ शादी नहीं कर सकते, ठीक है. इसके जो मेन जो रिफॉर्मर थे वो थे वीएम मालाबारी. ये बाद में हम पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्मर के अंदर. एक और एक्ट आता था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, यहाँ जिसको हम शारदा एक्ट बोलते हैं. शारदा एक्ट इसलिए बिकॉज इसके जो स्पॉन्सर थे, जो भी फंडिंग वगैरह थी, जो भी उन्होंने लॉ बनाया उसके लिए जो भी थे, उसमें वो मेन रिफॉर्मर का नाम था हर्ष विलास शारदा. तो उसके ऊपर इस एक्ट का नाम पड़ गया शारदा एक्ट. यहाँ एज फिक्स कर दी गई, लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए 14 शादी के लिए. बाद में अभी फिलहाल जो है, आपको पता है अभी फिलहाल एज क्या है? लड़कों की 21 होनी चाहिए, लड़कियों की 18 होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल इंडिया में चल रहा है. और वो कौन से एक्ट के अंदर है? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है. तो ये अभी हम फॉलो करते हैं. बड़ा ही मतलब यूनिक है ना कितना, कि देश का अगर आपको प्राइम मिनिस्टर चुनना है या एमएलए एमपी चुनना है तो उसके लिए आपकी एज सिर्फ 18 होनी चाहिए लड़कों में, और अगर वाइफ चुननी है तो उसके लिए आपको एज कितनी होनी चाहिए? 21. तो मतलब बीवी चुनना प्रधानमंत्री चुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और टिपिकल भी है. ये बात यहां से समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है. वो समझते हैं, ये पॉलिटिशियन समझते हैं कि चलो ठीक है, हमको तो 5 साल के बाद चेंज कर सकते हैं, बीवी को कहां से चेंज करेंगे, एक बार चुन ली तो चुन ली, तो इनको 3 साल का मौका और दो. नेक्स्ट स्लेवरी बातें. तो स्लेवरी को भी देख लास्ट है. तो इसमें विलियम विल्बरफोर्स, इस सालों के नाम भी इतने, विलियम विल्बरफोर्स, ठीक है. अब जो भी है, ठीक है. इसने क्या बोला भाई साहब ने? लेट द इवांजेलिकल प्रोपेगेंडा, वो इवांजेलिकल क्रिश्चियनिटी को फैलाओ. तो उसको स्लेवरी के अगेंस्ट इसने इस्तेमाल किया कि अगर आप उनको जो स्लेव है उनको अगर क्रिश्चियन बना दोगे ऑटोमेटिकली हटो, ये आप क्रिश्चियन हो गए, आप इनको स्लेव नहीं बना सकते. तो ये इन्होंने इस प्रोपेगेंडा को फॉलो करा. चार्टर एक्ट 1833 आया. इन्होंने क्या करा? डायरेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक मेजर्स फॉर द अबोलिशन ऑफ द स्लेवरी. आपको पता है, ये पढ़ चुके हैं, मैं बता दिया मैंने, विलियम बेंटिक के टाइम याद करो. और फाइनली आपको पता अबोलिश भी हो गया था. किससे हुआ था? एक्ट 5 ऑफ 1843, जिसका ऑफिशियल नाम था द इंडियन स्लेवरी एक्ट ऑफ 1843. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो स्लेवरी एंड हो गया.
नोट पॉइंट फाइनल देख लेते हैं। पॉलिसी ऑफ लिमिटेड सोशल इंटरवेंशन वाज अबंडन्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन द वेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड रिप्लेस्ड बाय द सपोर्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। 1857 का समझ में आ गया कि भैया ये तो गलत कर रहे हैं हम लोग, इनको तो रहने दो, मरने दो इनको, धर्म के नाम पे लड़ने दो, वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो दोबारा से ये ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, मुस्लिम्स को और हिंदुओं के खिलाफ लड़ने, मुस्लिम्स को अपीजमेंट की पॉलिसी स्टार्ट कर देंगे, और वो डिवाइडेशन, वही ना, फूट डालो राज करो, तो ये उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। तो अभी तक तो चलो अच्छा काम करते 1857 तक। 1857 के बाद में वापस अपने औकात पर जाएंगे। तो किस तरह के मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं? इन व्हाट वे डिड द कॉलोनियल सोशल पॉलिसी चेंज इन द पीरियड आफ्टर 1813? पूरा मैंने बताया, पूरा लिख देंगे आप 250 वर्ड्स के अंदर। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इंटरवेंशन विद द रेफरेंस टू सती, इन्फेंटिसाइड एंड स्लेवरी। पूरा छाप दो जो बोला, एज इट इज कॉपी पेस्ट। अब बताओ आप में से जो भी नया, खासकर तानिया, अमन, पार्थ जो बैठे हुए हैं हमारे बीच में, आप एक बात बताइए, भले ही आपके लिए मेंस ये चीज बड़ी, यूपीएससी बड़ी टफ हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो क्या ये छाप नहीं सकते? या जो बाकी लोग हैं कि ये क्वेश्चन आता है कि पूरे वर्ड, इसमें क्या आपको डरना है? सेम चीज है। अब इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना कि वर्डिंग क्या, आपको जो आता है आप वो लिखो, क्योंकि 10 में से 10 तो तुमको वैसे भी नहीं मिलने वाले, मिलेंगे तुमको वैसे भी 5 या 6 हाईएस्ट। तो ठीक है, हमको 4 मिल जाएंगे, क्या बात है। कोई क्वेश्चन हमें नहीं बताओ, ज्यादा वर्डिंग पर नहीं जाना, मेन जो चीज है वो छाप दो। अगर आपको उसके अंदर ज्यादा एक्सप्लेन करना है कोई बात नहीं, आपने जो पढ़ा है वो लिखो, ठीक है। तो इसी के साथ ये होता है चैप्टर क्लोज। काफी बड़ा चैप्टर था, ठीक है, बट आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा इस चैप्टर के अंदर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको पीडीएफ देता हूं, आप एक बार खुद ट्राई करेंगे, बाकी कल की क्लास के अंदर मैं क्वेश्चंस को ले लूंगा। डन, चलो एंड करते हैं क्लास को।